કરી દીધું છે મેં એટલે 10-15 સેકન્ડ બાકી. બીજું બધું મ્યુટ કરી નાખો મનોજભાઈ. હા નામ બદલી નાખો ને બીજું. अच्छा ठीक है बना. નમસ્તે શેઠ સર. મનોજભાઈ બીજું બધું મ્યુટ કરી નાખો હવે. બધાનું મ્યુટ જ છે. થઈ ગયું લાઈવ? હા થઈ ગયું છે, ચાલુ થઈ ગયું છે. આપણે થઈ ગયું છે? જી ચાલુ કરીશું. नमस्ते. जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र स्टडी सेंटर गुजरात के गुजरात प्रांत के द्वारा आयोजित भारत चीन सीरीज के 6ठे एपिसोड में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र 2011 में बना था। तब से अध्ययन केंद्र जो जम्मू कश्मीर राज्य और एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के जो अलग अलग विषय है जो मिथ पे खड़े किए गए थे, जिसके पास सत्यता नहीं थी, कि जो कुछ ऐसे कुछ बुद्धिजीवियों ने कुछ मिथ रखे और इसके आधार पर ये सारी समस्याओं का निर्माण हुआ। इस सारी समस्याओं को सत्यता के आधार पर उसको फिर से जांचना, उसकी जो सत्यता है उसको जन समाज के समक्ष ले जाना, उसी विषय को लेकर जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र काम कर रहा है। आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी सफलता हमें जम्मू कश्मीर के विषय को छोटा उसको प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में हमें सफलता मिली है। जम्मू कश्मीर राज्य के विषय पे अनेक मिथ समाज में स्प्रेड किए गए थे, जैसे कि वो मिलिटेंसी का विषय था, चाहे वो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का विषय था, चाहे वहाँ की डेमोग्राफी का विषय था। उस सारे के सारे जो मिथ थे उसको सत्य तथा रिकॉर्ड के आधार पर हमने प्रजा के समक्ष रखा। आप जानते होंगे कि एक 35A करके एक आर्टिकल था, 35A कैपिटल ए, जिसके बारे में जन समाज को पता ही नहीं था कि एक्चुअली है क्या, और जो सारी जो अलगाव की जड़ थी उस आर्टिकल 35A में था। उस आर्टिकल 35A को हम प्रजा के समक्ष लेके आए और उसको जो जिस प्रकार से उसको चैलेंज करना था उस तरीके से चैलेंज भी हमने किया। उसी तरीके से कितने सारे विषयों के जम्मू कश्मीर के अलग अलग विषयों के ऊपर हमें बहुत सारी सफलता मिली है। आप जानते हैं कि 10 दिन पहले ही देश की कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर में पंचायती राज्य की स्थापना की है और इससे एक नई प्रकार की लीडरशिप जम्मू कश्मीर में आएगी और विकास की इस गति को तेज करेगी। तो हम कितने ही दिनों से इसी विषय को लेके, सुरक्षा के अनेक विषयों को लेके उसकी तथ्यता के आधार पर समाज के समक्ष जाना, ये हमने अपना एक निश्चित कार्यक्रम बना दिया है। लास्ट 3-4 महीने से हम जम्मू कश्मीर का जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, अब तो नहीं तो पहला जो लद्दाख, उस लद्दाख बॉर्डर पे जो चीन के द्वारा जो अतिक्रमण हो रहा था उसको लेके लगा कि हमें जनमानस के पास, जन समाज के पास फिर से जाना चाहिए और भारत चीन को लेके जो अनेक विषय है, जो अनेक चाहे वो उनके जो उसकी पूरी जो एक्सपांशन पॉलिसी है उसको एक तरीके से समाज के समक्ष लाया जाए और उस जो नए फैक्ट है वो समाज के समक्ष रखे जाए। इसी को लेकर इस पूरी भारत चीन सीरीज की शुरुआत होगी। पहला लेक्चर हमारे जो जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र की टीम के जो महत्वपूर्ण सदस्य है आलोक जी बंसल ने लद्दाख स्टैंड ऑफ पे ऊपर विषय पे रखा। जो LAC जो बनाई गई है वो किस तरह से बनी है, उसका पूरा डिस्प्यूट और आज की परिस्थिति में वहां पे क्या हो रहा है उसका पूरा विशद विवरण आलोक जी ने हमारे समक्ष रखा। जो द्वितीय अध्याय था वो शक्ति सिन्हा जी ने लिया। शक्ति सिन्हा जी ने आपको एक पूरी तरह से एक नया चित्र रखा कि किस तरह से जो चाइना की इंटरनल क्राइसिस है, वो इंटरनल क्राइसिस उसको ज्यादा एग्रेसिव बना रही है और किस तरह से वो नहीं भारत पे नहीं लेकिन साउथ चाइना सी के अंदर, ताइवान के अंदर नई समस्या वो बना रहा है। तो एक पूरी एक इंटरनल क्राइसिस को हमारे समक्ष रखा। तीसरा और जो 5वां लेक्चर था वो बेसिकली पार्ट ऑफ चाइना जो एक्सपांशन पॉलिसी थी, किस तरह से कॉलोनाइजेशन हुआ और तिब्बत पे एक
एक अपना अवैधिक कब्जा कर दिया, फिर जिनजियांग प्रांत पे कैसे अवैधिक कब्जा किया और किस तरह से वहां पे जो डेमोक्रेटिक जो मूवमेंट थी उसको एक तरह से क्रश किया और वहां से एक पूरी तरह से एक आयरन फेम पॉलिसी की तरह उसको अपने कंट्रोल में लेके आए। तो एक चौथा, तीसरा और पांचवा लेक्चर हमारा तिब्बत और जिनजियांग प्रांत पे रहा। जो चौथा लेक्चर था वो कैप्टन जयबंत सिंह जी ने हमें पूरा जो चाइना के जो न्यूज़पेपर्स चल रहे थे उसमें जो एक प्रोपोगंडा चल रहा है वॉर के बारे में, एक तरीके से एक वॉर नहीं कह सकते, छद्म युद्ध जिसको एक प्रोपोगंडा वॉर किस तरह से चल रहा है उसके बारे में पूरी डिटेल्स हमें बताई। आज का जो छठा लेक्चर है वो राहुल जी मिश्रा का है। राहुल जी हमें एक बहुत अच्छी तरह से एक पूरा जो उसकी योजना है वन बेल्ट योजना उसको विषय के लेके हमारे समक्ष रखने वाले हैं। तो मैं राहुल मिश्रा जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे साथ इस कार्यक्रम के अंदर जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के जो अखिल भारतीय अधिकारी है आशुतोष जी कश्मीर के प्रवास में तो वो नहीं जुड़ पाएंगे, लेकिन रणजीत सिंह जी ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आलोक जी बाद में जुड़ने वाले हैं, उन सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जम्मू कश्मीर की जो प्रांतीय टीम है उसमें जो सूरज भाई पटेल हमारे साथ है, मनोज भाई हमारे साथ है, उन दोनों का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम में हमारे पास एक नए अतिथि है प्रोफेसर डॉक्टर नवीन भाई सेठ। सेठ सर वो जो गुजरात में एक इंजीनियरिंग कॉलेज का पूरा अम्ब्रेला है जो गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, उनके वो कुलपति है, मूलतः फार्मेसी के अध्यापक है और लास्ट 40 सालों से अध्यापन और संशोधन काम में वो कर रहे हैं। इसके अलावा गुजरात राज्य की जो अलग अलग कमिटियां है, अभी जो एम्स की कमेटी बनी है उसके भी वो मेंबर रहे हैं, जो रेगुलेटरी कमेटी एजुकेशन से उसके भी वो सर मेंबर रहे हैं, बहुत सालों से गुजरात की एक तरीके से सेवा कर रहे हैं। तो मैं सेठ सर का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके साथ हम ये पूरी जो समस्या है भारतीय सुरक्षा की समस्या है उसमें सबसे बड़ा जो एक फॉल आउट आता है कि जो एकेडमिक सर्कल्स है उसके अंदर इसमें कुछ भ्रांतियां है। तो एकेडमिक सर्कल्स को एक ज्यादा हमारे तवज्जो देना और उसको इस मेन स्ट्रीम में लाना और अपने डायलॉग को एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में ले जाना, उसी का प्रयत्न के रूप में हमने गुजरात के कुछ विश्वविद्यालय और कॉलेज को इस कार्यक्रम में हमने जोड़ा है। ये पूरा कार्यक्रम गुजरात के 20 अलग अलग यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के जो फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर ये लाइव आ रहा है। तो मैं उन सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे साथ नेशनल इंस्टीट्यूट जो हमारे सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट जो संस्था हमारे साथ रही है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन, उसके डायरेक्टर काशीकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव है श्री विशाल भाई जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबा साहब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव श्री महेश भाई त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव श्री डॉक्टर अजय सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जो अलग अलग कॉलेजेस है जिसमें हमारा सबसे बड़ा सेंटर्स जो एक तरीके से साउथ गुजरात का पूरा जिम्मा संभाले हुए है, जे जी शाह आर्ट्स एंड HP देसाई कॉमर्स कॉलेज, उनके जो प्रिंसिपल है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है चिराग भाई सिद्धपुरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरह नॉर्थ गुजरात में ये पूरा कार्यक्रम जो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है कोटावाला कॉलेज, उनके प्रिंसिपल श्री ललित भाई पटेल और कोऑर्डिनेटर श्री गोयल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सेंट्रल गुजरात में ये कार्यक्रम विद्यानगर से लाइव हो रहा है, तो विद्यानगर से श्री भानुभाई परवान नलिनी आर्ट्स कॉलेज के जो पॉलिटिकल साइंस के प्राध्यापक है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदरणीय मंसूरी साहब जो सिंडिकेट मेंबर है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से सौराष्ट्र के अंदर जो नए सेंटर्स उसमें TR दोषी कॉलेज भावनगर से चार्मी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, प्रिंसिपल चार्मी जी जुड़े हुए हैं। वैसे ही भवंस कॉलेज है जो डाकोर में, उसके प्रिंसिपल महेंद्र भाई, उनके जो कोऑर्डिनेटर सहज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से अभी जो 4-5 नए सेंटर्स हमने खोले हैं उसमें एक कॉलेज है एक नखत्राणा कच्छ जो एक दूर इलाका है गुजरात जो हमारे बॉर्डर्स एरिया है, वहां से नखत्राणा कॉलेज के प्रिंसिपल श्री विष्णुभाई त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरह से सेंट्रल गुजरात में एक नया सेंटर शुरू किया मालवण के अंदर, उनके कॉलेज के अर्जुन भाई वंजारा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अधिवक्ता परिषद के घनश्याम जी गौर जो भुज में बहुत अच्छे नामी वकील है, इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है वो बहुत इंपॉर्टेंट विषय में से एक है, चीन की बेल्ट रोड योजना और भारत।
अगर आप मॉडर्न कोलोनाइजेशन के बारे में जानेंगे कि जैसे ही पोर्टुगीज का भारत में आना हुआ, उसके बाद जो उसके दूसरे गवर्नर जनरल थे अल्फेंजो अल्बुकर्क, उन्होंने एक पॉलिसी स्टार्ट की थी, जिस पॉलिसी के जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी रही इस पूरे जो पोर्टुगीज एक्सपांशन के अंदर, जिसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी के द्वारा अल्फेंजो अल्बुकर्क ने पूरे इंडियन ओशियंस को डोमिनेट कर दिया, और जो अलग अलग ठिकाने थे इंडियन ओशियंस के ऊपर, वहां पे उन्होंने अपने सेंटर्स खड़े किए, जिससे कि ये पूरा जो ट्रेड था भारत और यूरोप का जो ट्रेड था, वो पोर्टुगीजों ने 70 साल तक डोमिनेट किया। इसके बाद आप देखेंगे कि जो जो कॉलोनियल पावर आए, जैसे कि वो अंग्रेज आए, चाहे वो डच थे, चाहे वो फ्रांस थे, उन्होंने इंडियन ओशियंस को हमेशा डोमिनेट किया टू इंक्रीज द ट्रेड, अपने ट्रेड को एक्सपांशन करने के लिए और अपने कॉलोनीज को बढ़ाने के लिए। अगर आप 1857 का रिवोल्ट देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि इमीडिएटली रिवोल्ट होने के शुरू के समय में ही पूरे जो अलग अलग सेंटर्स थे, ब्रिटिश सेंटर्स जो इंडियन ओशियंस के अलग अलग कोने में थे, चाहे वो मोजाम्बिक हो, चाहे वो ओरमुज हो, वहां से इमीडिएटली सारे जो नेवल्स आर्मी थी वो भारत में लाई गई, और भारत में अंग्रेजी राज्य को प्रोटेक्ट करने में उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो इस ये जो स्ट्रेटेजिकल सेंटर है उस पर अपना कंट्रोल करना और उसके जरिए कोलोनाइजेशन को बढ़ाना, इसी विषय को चाइना फॉलो कर रहा है अपनी पॉलिसी के द्वारा। राहुल जी हमारे साथ है, तो इस पूरे विषय को हमारे सामने रखेंगे। ये हमारा सद्भाग्य है कि राहुल जी जैसे स्पीकर हमें आज इस विषय को रखने के लिए हमें मिले हैं। राहुल जी मूलतः इंडिया से हैं और अभी एक सीनियर प्रोफेसर एशिया यूरोप इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया के अंदर, कोलालमपुर के अंदर इंस्टीट्यूट है, उसमें वो प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं। ये जो इसके उससे पहले वो जो अपनी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसका जो महत्वपूर्ण एक एकम था फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट, उसमें कार्यरत थे कंसल्टेंट के रूप में। इसके अलावा इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स ICWA करके दिल्ली में एक थिंक टैंक है, उसमें वो रिसर्च फेलो रहे हुए हैं। साउथ एशिया उसका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स और उसका जो पूरा उनके वो विशेषज्ञ रहे हैं। इसके अलावा एशिया फेलोशिप ऑफ ईस्ट वेस्ट सेंटर्स वॉशिंगटन DC की ओर से जो फेलोशिप है, इवन कोरियन गवर्नमेंट की जो फेलोशिप है उन्होंने उनके पास रही है। इनके अलावा वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर रिसर्च फेलो के रूप में विजिट किया है, अनेक देशों में उनका प्रवास रहा है। अगर आप बुक की बात करें तो सारी उनकी जो 4 से 5 बुक्स है वो ज्यादातर इसी विषयों को लेकर उन्होंने लिखी हुई है, जिसमें मूलतः एक जो बुक्स है उसमें एक बुक्स पीकॉक एंड गरुड़ा द ओवरव्यू ऑफ इंडोनेशिया इंडिया-इंडोनेशिया रिलेशनशिप है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बुक है उनकी इंटीग्रेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इन इंडिया एक्ट पॉलिसी एंड एशिया, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसी विषय को लेकर बेल्ट और परियोजना के ऊपर उनकी एक बुक्स है जो काफी फेमस रही है। अलग अलग देश अलग अलग न्यूज़पेपर्स जैसे कि जाकार्ता पोस्ट, फाइनेंशियल टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, संडे गार्डियन, डेक्कन हेराल्ड, द स्टार मलेशिया से, द स्टार केनिया से, अनेक अखबारों में वो इसी विषय को लेकर लिखते रहे हैं। तो ऐसे नामी स्कॉलर्स हमारे साथ है, तो मैं राहुल मिश्रा जी का फिर से स्वागत करता हूं और राहुल जी को विनती करता हूं कि आगे का अपना वो जो व्याख्यान था वो शुरू करें। जी राहुल जी। धन्यवाद दिलीप जी, आपके बहुत ही काइंड वर्ड्स। और सबसे पहले तो सभी जो लोग इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, सभी लोगों को मेरा नमस्कार और विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये मेरा दुर्भाग्य ही है कि मैं भारत में नहीं हूँ इस महापर्व को मनाने के लिए, और मलेशिया में लॉकडाउन, कुआलालंपुर में लॉकडाउन है, तो बाहर निकलना भी मुश्किल है। अपने बिल्डिंग और नेबरहुड से ज़्यादा आप दूर जा नहीं सकते हैं, तो क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं और यहाँ विदेशी होने की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें भी ज़्यादा होती हैं। तो लेकिन ये बहुत ही अच्छा दिन आपने चुना, इसके लिए मैं आपका बहुत ही हृदय से आभारी हूँ कि विजयदशमी के दिन आपने मुझे माँ शारदे का काम करने का मौका दिया। वैसे तो आज संडे है तो टीचर्स की भी छुट्टी होती है, लेकिन बहुत ही अच्छा आपने मौका दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आज का जो टॉपिक है वो चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और भारत का रिस्पांस क्या है,
इसके ऊपर मुझे बोलना है। लेकिन बोलने से पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जादूगर किसी भी जगह का हो, किसी भी उम्र का हो, किसी भी धर्म का हो, उसकी एक भाषा होती है, उसका एक कोड होता है और वो अपना जादू उसी कोड में दिखा सकता है। उससे अगर आप कहिए कि गुजराती या संस्कृत या अंग्रेजी या हिंदी में बोल के अपना जादू दिखाओ तो उसके लिए मुश्किल होती है। ऐसे ही हम जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति के स्कॉलर्स हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, हम लोगों की भी ट्रेनिंग क्योंकि अंग्रेजी में होती है तो थोड़ा मुश्किल होता है अगर कहा जाए कि किसी और भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में ही इसी चीज को समझा के दिखाओ। लेकिन दिलीप जी ने मुझे सख्त हिदायत दी है कि आज का जो ये एकेडमिक जादू है वो मुझे हिंदी में दिखाना है। तो उनके आदेश को मैंने सर आंखों पे लिया है और कोशिश करूंगा कि मैं हिंदी में बोलूं। वैसे मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अंग्रेजी में रहेगा, बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी और जहां भी थोड़ी गलतियां होंगी, आप, मुझे आशा है कि आप बड़े लोग जो मुझसे बड़े हैं, आप लोग से माफ करेंगे। जहां मैं नहीं कोशिश करूंगा, जहां मैं सफल नहीं हुआ तो मैं अंग्रेजी का सहारा लूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं शुरू करता हूं। दिलीप जी, आप देख पा रहे हैं पीपीटी? ठीक है। तो चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये पिछले 7 साल से चल रहा है। 2013 में इसे पहली बार लॉन्च किया गया था और 2013 से 2020, अक्टूबर 2020, रफली सितंबर 2013 से शुरू हुआ था और सितंबर 2020 माने तो 7 साल पूरे हो गए हैं। इन 7 सालों में चीन ने सबसे बड़ी चीज तो यही की कि नाम, इस इनिशिएटिव का नाम बदल दिया। पहले ये वन बेल्ट वन रोड परियोजना थी, आज इसे बेल्ट एंड रोड परियोजना कहते हैं। और नामकरण ही अगर किसी इनिशिएटिव का गलत हुआ हो तो आप समझ सकते हैं कि उसमें कितने ज्यादा कंफ्यूजन, कितने ज्यादा डाउट्स हैं। और ये भी कि उसमें मंशा समाज को देख करके बदल रही है, अंतरराष्ट्रीय समाज को देख करके बदल रही है। तो ये 2 बहुत बड़े एस्पेक्ट्स हैं जो सिर्फ नाम से जुड़े हुए हैं चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। और भारत ने इसमें बहुत ही तर्कसंगत और नीतिपरक जवाब दिया है। पिछले 7 सालों में भारत दुनिया का पहला देश था जिसने बहुत ही मजबूती से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को का न सिर्फ विरोध किया, बल्कि उसके पीछे अपने व्यक्तिगत नहीं, सिर्फ भारत के लिए नहीं, नीतिपरक तार्किक वजहें भी रखी। दुनिया ने उसको सराहा भी और अमेरिका जैसे बड़े देशों ने इन चीजों को स्वीकार भी किया। अमेरिका, जापान, दक्षिण पूर्व एशिया के बहुत सारे देश और जो हमारे छोटे पड़ोसी हैं, छोटे साइज के पड़ोसी हैं, श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश, ये सब भी अपनी आर्थिक जरूरतें इनकी जो हैं उसके अलावा उनकी उन मजबूरियों के अलावा नैतिक तौर पे ये मानते हैं कि भारत जो बात कह रहा है वो सही है और इन बातों का समर्थन भी किया है। अगर हम टेक्निकल तौर पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को देखें तो जैसा कि हर इनिशिएटिव होता है, क्योंकि मैं गुजरात की ऑडियंस को एड्रेस कर रहा हूं तो मुझे लगता है सबसे अच्छा एग्जाम्पल वाइब्रेंट गुजरात का है। ये जो पॉलिसी इनिशिएटिव्स आते हैं देशों के नेताओं से, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या ब्यूरोक्रेसी हो, ये इनिशिएटिव सिर्फ एक सामने जो टेंजिबल गेन दिखता है, जो आगे आने 5 साल में आने वाले जो रिजल्ट है उन्हीं को नहीं देखता है। ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत होता है। अगर इन पॉलिसीज को इनिशिएट करने वाले ये चाहें या ना चाहें, जब वाइब्रेंट गुजरात पॉलिसी को लॉन्च किया गया था तो भले ये सोचा गया हो कि 5 साल चलेगा या 10 साल चलेगा, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन गुजरात प्रदेश के विकास में और उसकी ओवरऑल इमेज में बहुत बड़ा है। ये अच्छा भी हो सकता था, बुरा भी हो सकता था, मीडियोकर भी हो सकता था, बिलो द एवरेज हो सकता था। तो ऐसे ही चीन की जो बेल्ट एंड रोड परियोजना है उसके जो मूल फिलोसॉफिकल कह लीजिए रीजन या जियो स्ट्रेटेजिक जो रीजंस हैं उनको पहले हमें देखना चाहिए। मैं उस पर पहले आऊंगा। तो सबसे बड़ी चीज है कि इन्हीं मुद्दों को मैं पहले कवर करूंगा, एक आपको ब्रॉड आउटलाइन दे दूं।
सबसे पहला सवाल है कि चीन जो पिछले 3 दशक में खास तौर पे बहुत तेजी से उभरा है, दुनिया का आज ये दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है, दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति है, अपने सामरिक फुटप्रिंट्स में भी और अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी में भी। पिछले ही हफ्ते ये भी समाचार आया कि चीन की जो PLA नेवी है, PLAN, पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी, प्लान दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बन चुकी है। और इन तमाम जो पिछले 3 दशकों में जब ये बातें उठनी शुरू हुई, खासतौर से 90 और 2000 के शुरुआती वर्षों में, तो तमाम देशों ने, खासतौर पर पश्चिमी देशों ने कहा कि चीन का अंतरराष्ट्रीय पटल पर उभरना दुनिया के लिए खतरा है। और उसके जवाब में चीन के जो नीति निर्धारक थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम दुनिया के लिए खतरा नहीं है, हमारा शांतिपूर्वक एक उदय हो रहा है और अभ्युदय हो रहा है, और हमारा जो विकास है उसको पहले उन्होंने पीसफुल राइज का नाम दिया, बाद में चल के उसे पीसफुल डेवलपमेंट कर दिया। और उसके तहत उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि चीन का दुनिया में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उभरना उठना दुनिया के लिए कोई खतरा नहीं है और हम दुनिया के साथ सामंजस्य बना के चलेंगे। लेकिन ये एक मिथ था। 2005 से 2020 के पिछले 15 सालों में तमाम देशों ने, चाहे वो दक्षिण पूर्व एशिया के इंडोनेशिया और फिलीपींस और वियतनाम हो, चाहे अमेरिका और यूरोप के देश हों, या फिर भारत को ही ले लीजिए, ये जो मिथ क्रिएट किया गया था, एक जो मिथक क्रिएट किया गया था कि चीन का अभ्युदय एक बहुत ही शांतिपूर्वक होगा, वो मिथ आज टूट चुका है। बहुत सारे कारक हैं चीन के अंतरराष्ट्रीय पटल पर इतनी तेजी से और इतने प्रभावशाली ढंग से ऊपर आने में। इससे कोई हमें कोई भी इसमें कोई डाउट नहीं रखना चाहिए। और इसके पीछे बहुत बड़ा फैक्टर है चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनका बहुत बड़ा इसमें रोल है। उन्होंने ही बेल्ट एंड रोड परियोजना भी लाई और बहुत सारी एक के बाद एक परियोजनाएं लाते रहे हैं, और जिसका कहीं ना कहीं उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि वो अगले 10 साल में चीन को ऊपर ले जाएं। उनका प्रोजेक्ट या उनका जो अल्टीमेट गोल है वो 2049 में, जब चीन 100 साल पूरे करेगा अपनी स्वतंत्रता के या अपने कम्युनिस्ट देश बनने के, तब तक वो चाहते हैं कि ये तमाम परियोजनाएं, जिसमें बेल्ट एंड रोड छोटा सा हिस्सा है, ये सारी परियोजनाएं पूरी हो जाए। जानकार ये भी मानते हैं कि चीन की ये रणनीति है कि 2049 तक वो जितने उनके बॉर्डर एरियाज हैं, खासतौर से भारत से जुड़े हुए और ताइवान देश के साथ, उन सभी को वो अपने कब्जे में ले आए। और ये भारत के लिए एक बहुत चिंता का विषय है, जिस पर बहुत तेजी से हमारी सरकार भी काम कर रही है कि कैसे इन चुनौतियों से निपटा जाए। मैं उन एस्पेक्ट्स को भी आगे टच करूंगा। जो सेक्शन होगा जिसमें हम भारत और अंतरराष्ट्रीय जो इंटरनेशनल मेजर स्टेक होल्डर्स हैं उनकी नीतियों के बारे में बात करेंगे। इसमें 2 सबसे प्रमुख हैं। एक है इंडो पैसिफिक रीजन, इंडो पैसिफिक कॉन्स्ट्रक्ट। इंडो पैसिफिक की नीति को पहली बार, वैसे तो भारत में खासतौर से विदेश नीति के मामलों में कभी खुल करके कोई बात कहने का चलन रहा ही नहीं था, लेकिन 2018 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शांग्रीला डायलॉग 2018 सिंगापुर में पहली बार बहुत ही मुखर तौर पे ये कहा कि भारत की इंडो पैसिफिक नीति ये है और हम इसे फॉलो करेंगे, इस पर हम काम कर रहे हैं। बहुत सारे उन्होंने एस्पेक्ट्स हाईलाइट किए और आज जो इंडो पैसिफिक नीति है वो उसी पर आधारित है। दूसरा इम्पोर्टेंट जो एक रीजनल प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है, उसे क्वाड्रिलैटरल या क्वाड के नाम से जानते हैं, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और अब हमने ऑस्ट्रेलिया को भी उसमें शामिल कर लिया है। वो क्वाड एक मिलिट्री, एक बहुत ही रक्षा की ओर उन्मुख एक सहयोग का प्लेटफॉर्म है। तो ये 2 इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ। और उसके बाद इन्हीं से जुड़ा हुआ बेल्ट एंड रोड को लेकर के भारत के और उसके सहयोगी देशों के जो रिस्पॉन्सेस हैं, उन्हीं को देखते हुए हम स्ट्रेटेजिक इक्विलिब्रियम भी देख सकते हैं एशिया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तो चाइना, अगर हम चीन दुनिया के लिए थ्रेट है या चीन का एक शांतिपूर्वक विकास हो रहा है, उसको अगर हम उस मुद्दे को देखें
तो इसमें एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या चीन का आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक जो अभ्युदय हो रहा है ये दुनिया में स्थिरता ला रहा है, या ये अंतरराष्ट्रीय जो सिस्टम है, जो जो विश्व व्यवस्था है, उसको ये कमजोर कर रहा है। क्या ये एक चैलेंज है या सिर्फ ये एक बहुत ही ग्लोरियस फिनोमेना है जिसमें हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं अंतरराष्ट्रीय, जिन्हें हम चाइना अपॉलजिस्ट कहते हैं, या अगर आप और टेक्निकल वर्ड्स में जाएं तो हम इन्हें पांडा हगर्स कहते हैं, कि ये लोग जो चीनी पांडे को ये लोग गले लगाते हैं, और इनके अपोजिट वो लोग हैं जो बहुत ही चीन को लेकर के सशंकित भी रहते हैं और अलर्ट भी रहते हैं। उन्हें हम ड्रैगन स्लेयर्स कहते हैं। ड्रैगन स्लेयर्स मतलब वो लोग जो चीन को ड्रैगन मानते हैं और उसे मारना चाहते हैं। तो हमारी नीति जो है वो दोनों ही का मिक्स होना चाहिए। ना हम आंख बंद करके चीन को दुश्मन मान सकते हैं और ना ही हम आंख बंद करके चीन के साथ दोस्ती कर सकते हैं। यही कूटनीति का रास्ता है, और यही अभी जो हमारे साथ बॉर्डर पे गलवान घाटी में और बॉर्डर पे जो स्टैंड ऑफ हो रहा है उसमें भी हम देख रहे हैं कि सामरिक स्तर पर, रक्षा के स्तर पर भारतीय सेना वहां पे डट कर खड़ी है, लेकिन विदेश मंत्रालय और कूटनीति के जो विशेषज्ञ हैं, जो विदेश मंत्रालय के लोग हैं, वो सभी बातचीत के रास्ते भी खुले रखे हुए हैं उन्होंने, और वो बातचीत भी लगातार जारी रख रहे हैं। तो इसलिए हमें इन दोनों चीजों को समझना चाहिए। एक इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा था जो मैंने पहले भी कहा कि हु चिंताओ ने 2004 में जब ये चाइना पीसफुल राइज की थियोरी आई, उन्होंने इसे प्रमोट किया और 2005 में इसे चाइना पीसफुल डेवलपमेंट नाम दे दिया। पिछले 15 सालों में ये बहुत साफ हो गया है कि चीन अपने तथाकथित पीसफुल डेवलपमेंट या पीसफुल राइज से कुल मिलाकर एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है, और एकमात्र प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है कि इसके अलावा कोई और ना रहे। और इस चीज से एशिया में जो इसका प्रभुत्व स्थापित करने की महत्वाकांक्षा है, उसने अमेरिकन, जो जिसे हम कहते हैं अमेरिका द्वारा संचालित अंतरराष्ट्रीय लिबरल व्यवस्था, लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर लेड बाय द यूएस, उसको, यूएस हेजेमनी को, अमेरिकन हेजेमनी को इसने कहीं ना कहीं चैलेंज किया है। और अमेरिकन हेजेमनी एक न्यूट्रल शब्द है, इसमें कोई ये बात नहीं कि अमेरिका हर जगह अपनी टांग अड़ाता है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका बहुत सारे ऐसे आयाम हैं, बहुत सारे ऐसे अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर अमेरिका और पश्चिम के देश भारत और उसके जैसे बहुत सारे डेवलपिंग देशों को मदद भी करते हैं। तो पिछले 15 सालों में ये बात बहुत साफ हो गई है कि चीन एक रिविजनिस्ट पावर की तरह व्यवहार कर रहा है। और रिविजनिस्ट पावर को अगर हम आम बोलचाल की भाषा में कहें तो उसका मतलब ये है कि ऐसा देश जो अतीत में अटका हुआ है और अपनी सारी नीतियों को इस तरह से चलाना चाहता है कि वो वही ग्लोरियस टाइम जो उसने अपने मन में रखा है उसी को वापस लाए। अपने अतीत, स्वर्णिम अतीत में वापस जाना और उसको फिर से मूर्त रूप में लाना कोई गलत चीज नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसके लिए सारे पड़ोसियों और तमाम विश्व व्यवस्था को चकनाचूर कर देना सिर्फ अपने हितों के लिए, ये बहुत गलत है। और भारत का नैतिक स्तर पे चीन से विरोध इसी को लेकर रहा है, जिसे हम कहते हैं असर्टिव पोस्चर्स जो चीन के रहे हैं और जो प्रोट्रैक्टेड टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स रहे हैं। कोई भी आप उठाकर देख लीजिए, चीन के जितने भी सीमा विवाद हैं, या तो वो सीमा विवाद कभी इसलिए सुलझाता नहीं है कि उसे सीमा विवाद सुलझाने, जो हमारी भारत में नीति होती है कि पड़ोसी, आपका पड़ोसी भी है गांव में, उसके साथ अगर खेत के मामलों में अगर कहीं कुछ ऊंच नीच हो भी गई है, कुछ डिस्प्यूट्स हैं भी, तो हम इसलिए सुलझाना चाहते हैं कि शांति रहे, कि हम दोनों मिलजुल के रहें। लेकिन ऐसी नीति चीन की नहीं है। उसका हमेशा किसी भी एक सीमा विवाद को सुलझाने के पीछे उसका एक बड़ा दूसरा कारण होता है। आप सेंट्रल एशिया के देशों को देखिए, 90 के दशक में चीन ने अपने हिस्से की जमीन देकर उन देशों के साथ समझौते कर लिए, इसलिए क्योंकि शिनचियांग में उसे अपनी नीतियां चलानी थी। शिनचियांग में उइघुर
लाखों उइघुर माइनॉरिटी मुस्लिम्स को मारा गया और वहां पे उन उइघुर्स को तुर्की या किर्गिस्तान या ताजिकिस्तान किसी भी देश का समर्थन न मिल सके, इसलिए उन्होंने सेंट्रल एशिया के तमाम देशों के साथ अपने बॉर्डर सुलझा लिए। एक पासिंग रेफरेंस के तौर पे, और हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि चीन कहता है कि हम अंग्रेजी हुकूमत के वक्त जितने भी समझौते हुए थे हम उन्हें मानते नहीं है। भारत स्वतंत्र हो गया तो नया निजाम आया तो सारी जो पिछली संधियां थी, पिछले जो अग्रीमेंट्स थे, वो सब बेकार हो गए। उसी मैकमोहन लाइन को, जिसको भारत चीन के विवाद में चीन स्वीकारता तक नहीं है, उसी मैकमोहन लाइन को मानकर 60 के दशक में उसने म्यांमार के साथ अपने सीमा विवाद सुलझा लिए। तो इससे हमें पता चलता है कि कैसी दोहरी नीति है चीन की, और ये भी साफ होता है कि चीन भारत के साथ सीमा विवाद सिर्फ शांति के लिए या आपसी भाईचारे के लिए नहीं सुलझाएगा। उसको या तो कोई बड़ा डर हो या उसको कोई बड़ा फायदा दिखे। तो फायदा उसको बहुत दिन तक दिखा नहीं, तो अब शायद डर दिखे तो शायद चीन मान जाए, और इसीलिए बहुत सारी जो नीतियां हैं उनकी ओर भारत चल रहा है। तो अगर हम चीन के इस चैलेंज को देखें भारत के ऊपर और विश्व व्यवस्था के ऊपर, तो उसके 6 आयाम हैं। पहला, बहुत तेजी से चीन की आर्थिक व्यवस्था मजबूत हुई है, इसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, एक निर्यात ओरिएंटेड इकोनॉमी रही है, और इसका सबसे बड़ा, इस निर्यात आधारित इकोनॉमी का भी सबसे बड़ा एस्पेक्ट रहा है सस्ते घटिया माल बनाकर, कम से कम लागत पर उन घटिया माल बनाकर उसे महंगे दाम पर दुनिया को बेचना। और कोरोना काल में हर देश की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था 9% घट गई। बहुत सारे यूरोपियन देश हैं जो 3 से 7% के बीच में, अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी लगभग उतनी ही श्रिंक कर रही है जितनी भारत की। तो दुनिया के तमाम देशों ने कोरोना काल में आर्थिक व्यवस्था के बहुत दंश झेले हैं। चीन एक इकलौता देश है जिसकी अर्थव्यवस्था कोरोना में भी बढ़ी है, जिसका निर्यात बढ़ा है, जिसका आयात बढ़ा, और उसकी वजह ये है कि इस कोरोना काल में भी, शुरू में जो भी कोविड सिचुएशन रही थी चाइना में, लेकिन अभी फिलहाल के कुछ महीनों में देखा गया कि जैसे ही चीन की हालत सुधरी, उसने सबको मास्क बांटना और बेचना और वेंटिलेटर्स एक्सपोर्ट करना, सारी चीजें शुरू कर दी। लेकिन जब शुरू में कोविड सिचुएशन दिसंबर में ओपन अप कर रही थी, तब उन्होंने कभी दुनिया को ये बताना जरूरी नहीं समझा कि कोविड एक्चुअली कैसी महामारी है, उसे कैसे रोका जाए, या वो इससे कैसे रोक रहे हैं। और उन्होंने WHO के टेड्रोस को भी अपनी तरफ मिला रखा था। तो अर्थव्यवस्था की मजबूती एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है यहाँ। दूसरा पिलर है जो रक्षा के मामलों में जो इनका मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है। चीन की आर्म फोर्सेस, द पीपल्स लिबरेशन आर्मी, पिछले 25 सालों में, 1995 एक बहुत ही लैंडमार्क वर्ष माना जा सकता है। 95 में सिपुरी ने एक कंपैरिजन किया था भारत और चीन का, और तब ये कहा था कि चीन के पास, भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे, चीन के पास कोई भी सब्सटैंशियल टेक्नोलॉजी नहीं थी एयरक्राफ्ट कैरियर्स की। आज एयरक्राफ्ट कैरियर के मामले को देख लें, या मिसाइल्स को देख लें, या ओवर ICBM में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को देख लें, या शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को देख लें, हर मोर्चे पे चीन की आर्म फोर्सेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तीसरा पिलर है कि चीन के सीमा विवाद या चीन की जो दूसरे देशों की सीमा को के क्षेत्रों को हड़पने की जो नीति है, वो लगातार चलती रही है, और इसमें कहीं भी कोई सैचिएशन नहीं, इसमें कोई वो तृप्त नहीं हो रहा है। और इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है कि 1 महीने पहले ही वही नेपाल जो चीन की दोस्ती के गीत गा रहा था, उसी नेपाल का एक गांव चीन ने कब्जा कर लिया और कहा कि नहीं, ये तो मेरी बाउंड्री तो यहाँ से थी, पहले मैं भूल गया था, अब मुझे याद आ गया। तो नेपाल अब क्योंकि चीन का दोस्त बन गया था, तो ओली साहब कुछ कह नहीं सकते थे। इसका असर खैर ये हुआ कि अभी जब दशहरा की उन्होंने शुभकामनाएं भेजी प्रधानमंत्री मोदी जी को, तो उन्होंने पिछला मैप लगाया जो पहले विवादों से पहले शुरू हुआ था, जिसमें भारत
लिम्पाधुरा की एरिया की का पूरा क्षेत्र भारत का हिस्सा है, उसे उन्होंने एक्नॉलेज किया। तो उन्हें कहीं ना कहीं ये समझ में आया कि चीन के साथ निपटने के लिए भारत की जरूरत है। दोनों भाइयों, बड़े और छोटे भाई में विवाद हो सकते हैं। स्वर्गीय वाजपेयी जी की अगर मैं टर्मिनोलॉजी को यूज करूं तो मतभेद तो हो सकते हैं भारत और नेपाल में, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। और शायद मुझे लगता है जल्दी ही नेपाल को ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। चौथा पिलर चीन का जो चैलेंज है, जो चीन एक चुनौती के तौर पे उभर रहा है, उसका चौथा पिलर है टाइट डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंट्रोल। चीन एक पार्टी व्यवस्था है, कम्युनिस्ट देश है, जहां पे अगर आप टेक्निकल डिटेल्स में जाएं तो वहां भी गांव में भी चुनाव होते हैं। होता सिर्फ ये है कि गांव में जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो कस्बों के प्रतिनिधियों को चुनते हैं, कस्बों वाले शहर को चुनते हैं। फिर चीन की एक पॉलिट ब्यूरो कमेटी है, माइनॉरिटी कमिटीज भी हैं, और यही जो पॉलिट ब्यूरो कमेटीज हैं वो 7 सबसे बड़े वहां के लीडर्स को चुनती हैं, और वो उन 7 में शी जिनपिंग सबसे बड़ा। ये जो टाइट पॉलिटिकल कंट्रोल है, इसकी वजह से चीन की जो व्यवस्था है वो कमजोर नहीं है। वो एक साथ एक झटके में टूट जाएगी सोवियत यूनियन की तरफ, ऐसा हो सकता है, लेकिन किसी भी पॉलिसी डिसीजन में या डे टू डे कंट्रोल में चीन की राजनीतिक व्यवस्था बहुत मजबूत है, इसलिए क्योंकि उस बहुत दमनकारी है। 5वां पिलर है चीन के अभ्युदय का और चीन के इतने मजबूत होने का, चेकबुक डिप्लोमेसी जिसे कहते हैं हम, या डेट ट्रैप्स। चीन ने दुनिया भर के देशों को उधार दे रखे हैं प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, लाइन ऑफ क्रेडिट दे रखा है, लोन्स दे रखे हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश या मलेशिया, म्यांमार और इंडोनेशिया जैसे ही देश हैं। इसमें इटली, पोर्तुगल, ग्रीस जैसे बड़े पुराने यूरोपियन देश भी आते हैं। और ये चेकबुक डिप्लोमेसी कहीं ना कहीं चीन को इस चीज में भी मदद करती है कि वो अपना पॉलिटिकल क्लाउड बना के रखे। उसकी जो राजनीतिक पकड़ है देशों के ऊपर, कूटनीतिक जो पकड़ है, वो मजबूत रहती है। छठा और आखिरी पॉइंट है कि इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है या एशिया की जो व्यवस्था है, उसमें चीन सबसे ताकतवर, सबसे मजबूत और अकेला सबसे मजबूत देश बनना चाहता है। वो किसी भी दूसरे देश के साथ इस प्रभुत्व को या इस शक्ति को बांटना नहीं चाहता है। ये 6 पिलर्स हैं जो हमें बताते हैं कि चीन कैसे एक सबसे बड़ा चैलेंज बन के 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा चैलेंज बनकर उभरा है। अगर हम बात करें टेक्निकल एस्पेक्ट्स में कि और क्या चीजें हैं जिनको हम एग्जांपल्स के तौर पर देख सकते हैं, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। दूसरी चीज है कि लॉन्ग टर्म जो स्टेबिलिटी है, चीन के बायलैटरल जो द्विपक्षीय जो संबंध है या जो निवेश की नीतियां हैं बेल्ट एंड रोड से जुड़ी हुई, या पाकिस्तान का ही उदाहरण ले ले, पाकिस्तान जैसे देशों के साथ जो संबंध उसके मजबूत हुए हैं, ये कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में भारत ही नहीं, पाकिस्तान के पुराने जो सहयोगी देश रहे हैं, अमेरिका जैसे देशों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन के आ रहा है। आते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर। अगर हम, तो जैसा मैंने पहले कहा, 2013 में बेल्ट एंड रोड परियोजना का उद्घाटन किया चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने, और उन्होंने उस वक्त इसे नाम दिया वन बेल्ट वन रोड। वन बेल्ट वन रोड नाम दिया था इसलिए क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि इसका एक लैंड कॉरिडोर है, जमीनी उस पर जो चलेगा, और दूसरा मैरीटाइम है। लेकिन दुनिया ने उसको, जो समझदार अंतरराष्ट्रीय राजनीति के जानकार हैं, उन्होंने कहा कि ये वन बेल्ट वन रोड इसलिए है क्योंकि आप हमें एक रोड में बांधना चाहते हैं और एक बेल्ट से पीटना चाहते हैं, ऐसा एक अमेरिकन स्ट्रेटजिस्ट ने कहा। बात कुल मिला के ऐसा नैरेटिव निकल के आया कि लोगों को ये लगा कि हाँ, बात तो सही है, ये ऐसी कौन सी परियोजना है। और इन्होंने कहा कि एशिया फॉर एशियंस एक इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया पावर फोरम में 2013 में, कि एशिया में सिर्फ एशियन देशों का प्रभुत्व होना चाहिए, एशिया के देशों को सिर्फ एशिया के देश आगे बढ़ाएं, और इसमें अपना उन्होंने रोल बताया।
तो बाकी देशों ने, क्रिटिक्स ने कहा कि भाई अगर सब देश इसमें शामिल हैं तो ये मेनी रोड्स मेनी बेल्ट्स होना चाहिए। इस इनिशिएटिव का नाम वन बेल्ट वन रोड क्यों? तो शी जिनपिंग साहब जो है वो काफी परेशान हुए और उन्होंने इसका नाम बदलकर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कर दिया। तो लैंड कॉरिडोर को हम कहते हैं सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, जो उन्होंने जिसकी घोषणा की थी सितंबर 2013 में कजाकिस्तान में। और जो इसका मैरीटाइम कंपोनेंट है उसे हम 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड कहते हैं, जिसको उन्होंने लॉन्च किया था इंडोनेशिया में अक्टूबर 2013 में। सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट की बात करें, जो लैंड बेल्ट है, जो जमीन पर जिसे कहते हैं कि रहेगा लैंडलॉक्ड एरिया से, खासतौर पर सेंट्रल एशिया के देशों से, उसमें सेंट्रल एशिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और मैरीटाइम सिल्क रोड में दक्षिण पूर्व एशिया के आसियान के जो देश हैं, जिसमें मलेशिया भी आता है, ये सारे देश उसमें आते हैं। दूसरी जो चीज चीन ने कही, इसके पहले हम देख लें, जो लैंड कॉरिडोर है, जैसे सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट कहा है, उस सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट के कॉन्सेप्ट को एक दार्शनिक और ऐतिहासिक और अपने चीन के फिर से उस स्वर्णिम युग में जाने से जोड़ करके 2013 में जब बातें की गई, तो उन्होंने कहा कि हम उसी पुराने सिल्क रोड को वापस लाना चाहते हैं जो 300 ईसा पूर्व से लेकर के और 100 ईस्वी तक रहा, और छोटे छोटे खंडों में इतिहास के कई खंड काल में वो चलता रहा, 1500वीं शताब्दी, सन 1500 तक, 15वीं शताब्दी तक। लेकिन इस सिल्क रोड, अगर हम पुराने सिल्क रोड को देखें तो हमें ये इसमें ध्यान देना चाहिए कि कनेक्टिविटी सिर्फ चीन से जुड़ी नहीं थी, कनेक्टिविटी तमाम देशों से जुड़ी हुई थी। भारत का इसमें बहुत बड़ा योगदान था। भारत एक्चुअली चीन के अलावा भारत दूसरा सबसे बड़ा सेंटर था एशिया के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर। और तीसरी जो चीज है वो ये है कि ये कनेक्टिविटी लिंकेजेस सिल्क रोड के समय किसी देश ने नहीं बनाए थे, ये व्यापारियों ने बनाए थे, क्योंकि व्यापार करना एक नेचुरल एक्टिविटी है। आपके पास जो इकोनॉमिक कमोडिटीज हैं, जो आपके पास नए जो आइटम्स हैं, उनको आप बेचने के लिए नए मार्केट्स जाना चाहते हैं और उन्हें बेचना चाहते हैं, लोग उन्हें खरीदना चाहते हैं, ये नेचुरल एक्टिविटीज है। इसीलिए ये प्राकृतिक तौर पे सिल्क रोड जो है वो इतने शताब्दियों के बीच में पनपी और इतने ऊपर तक पहुंची। लेकिन चीन की जो वन बेल्ट वन रोड व्यवस्था है वो पहली तो सिर्फ एक देश और एक सरकार द्वारा चलाई जा रही है, इसलिए ये उस सिल्क रोड से तो नहीं जोड़ना चाहिए। और इस मिथ को हम जहां भी देखें, जिस भी न्यूज़पेपर आर्टिकल में हम ये पढ़ें कि ये पिछले सिल्क रोड को रिवाइव कर रहा है, तो हमें जरूर लेटर्स टू द एडिटर में इस बात को काटना चाहिए। ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि इस तरह के बेवजह के मिथ क्रिएट ना हो। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स अभी पिछले 2-3 वर्षों में इस पर काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। चीन ने जब बेल्ट एंड रोड परियोजना को लॉन्च किया तो उन्होंने कहा कि ये एक विन, और ये इनका बड़ा, चीन का बड़ा ही फेवरेट स्टेटमेंट होता है, विन विन कोऑपरेशन, कि हम ऐसी परियोजनाएं लेकर के आते हैं जिसमें आपकी भी जीत है, हमारी भी जीत है, म्यूचुअल बेनिफिट है। तो इसके क्रिटिसिज्म में ब्रह्मा चिलानी, जो कि बहुत बड़े भारत में बहुत जिनका रसूख है, जिनकी बहुत इज्जत है एक स्ट्रेटजिस्ट के तौर पे, उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय संबंध में माना जाता है कि विन विन के अगेंस्ट एक अलग सिनेरियो हो सकता है, जिसे हम जीरो सम गेम कहते हैं, कि एक पार्टी जीत जाए और दूसरी हार जाए। दूसरी सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें दोनों ही हार जाएं। वो सिचुएशन तभी होती है जब विश्व युद्ध जैसे बड़े या कोई बहुत बड़ा युद्ध हो जाए, जिसमें दोनों देशों की अर्थव्यवस्था भी चरमरा जाए, लोग भी मारे जाएं और रिसोर्सेज भी खत्म हो जाए। तीसरी जो पॉसिबिलिटी होती है वो विन विन कोऑपरेशन की होती है, विन विन सिचुएशन होती है जिसमें दोनों साइड जीत जाए। तो ब्रह्मा चिलानी साहब ने इनडायरेक्टली इसे रेफर किया कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें पहला विन तो चीन का है ही है, दूसरा विन भी जो आपके हिस्से का विन है वो भी उन्होंने ले रखा है। तो दे आर विनिंग 2 times,
आउट ऑफ दिस विन विन कोऑपरेशन। तो ये म्यूचुअल बेनिफिट की या दोनों देशों के विकास की कोई इसमें बात नहीं है, ये हमने देखा है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में। आज बेल्ट एंड रोड परियोजना एशिया, यूरोप, अफ्रीका के तमाम देशों से, 70 से अधिक देशों से होकर के गुजरती है, और इसका एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है जो ईस्ट एशिया का, पूर्वी एशिया जिसमें जापान, कोरिया, ताइवान, हांगकांग, आसियान के देश, ये जो आते हैं, जो ईस्ट और साउथ ईस्ट एशियन रीजनल सप्लाई चेन मैकेनिज्म है, वो इसकी बहुत बड़ी ताकत है। और उसी सप्लाई चेन मैकेनिज्म का फायदा उठाने के लिए, उसको और आगे बढ़ाने के लिए, विस्तार देने के लिए बेल्ट एंड रोड परियोजना ने काम करना शुरू किया। जो अगर हम उसके विजन डॉक्यूमेंट को पढ़ें तो हमें साफ तौर पे ये जाहिर होता है कि चीन कुछ नया नहीं बना रहा है, ऑलरेडी जो मैकेनिज्म्स हैं उन्हीं पर वो काम कर रहा है और उन्हें एक नया नाम दे रहा है। अभी मिथक की जब हम बात करेंगे तो मैं उस पर और आगे आपको बातें बताऊंगा। ऐसा माना जाता है कि बेल्ट एंड रोड परियोजना जब पूरी तरह से साकार हो जाएगी तो उससे करीब करीब 4.5 बिलियन लोगों के जीवन प्रभावित होंगे आगे आने वाले 10 वर्षों में, और करीब करीब 2.5 ट्रिलियन इससे सिर्फ व्यापार होगा। निर्यात और आयात दोनों को हम जोड़ लें तो करीब करीब 2.5 ट्रिलियन का व्यापार होगा। ये परियोजना निश्चित तौर पर सबसे बड़ी है। अगर हम चीन की विदेश नीति को देखें तो ये चीन के पूरे इतिहास में सबसे बड़ी परियोजना है। लेकिन अगर दूसरे देशों को भी देखें तो किसी भी देश ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट एक साथ और एक बार में कभी नहीं उठाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी भी जब आई थी तो सिर्फ एक छोटी सी कंपनी के तौर पे आई थी जिसका रानी से कोई मतलब नहीं था। वो तो 1857 के युद्ध के बाद क्वीन विक्टोरिया के अंडर आ गई थी। तो इतने ग्रैंड स्केल पे एक प्रोजेक्ट लेकर के आना और 70 से अधिक देशों को उसमें, जिसमें 3 कॉन्टिनेंट्स भी आते हैं, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये एक पिक्चर है जो शुरुआती वर्षों में चीन ने ही लॉन्च किया था, जिसमें भारत में कलकत्ता को भी उन्होंने जोड़ा था। अब भारत उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन ये एकदम शुरुआती इनका प्लान था सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट का। अगर हम लैंड कॉरिडोर्स की बात करें तो चीन ने बेल्ट एंड रोड परियोजना में सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट में 6 कॉरिडोर्स स्थापित करने की बात कही है। पहला न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज, जो पश्चिमी चीन से लेकर के पश्चिमी रूस तक जाता है। रास्ते में कजाकिस्तान भी पड़ता है। सिल्क रोड का जो रेलवे नेटवर्क है, सिल्क रोड के जो पिछले रास्ते थे उसी को फॉलो करते हुए इन्होंने रेलवे नेटवर्क की भी बात की है, जिसमें चीन का शिनचियांग भी है, कजाकिस्तान भी है, रूस भी है, बेलारूस है, और आगे जाकर ये पोलैंड और जर्मनी से भी मिल जाएगा। तो इसे हम न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज मानते हैं। दूसरा है चीन मंगोलिया रूस कॉरिडोर, जो उत्तरी चाइना से लेकर के पूर्वी रूस तक जाता है। तीसरा कॉरिडोर है जिसे हम कहते हैं चीन सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया कॉरिडोर, जो पश्चिमी चीन से लेकर के टर्की तक जाएगा। इसके बाद चौथा चीन इंडो चाइना पेनिनसुला कॉरिडोर, जो दक्षिण चाइना से सिंगापुर, इसमें बेसिकली वो देश आते हैं जो चीन से जमीनी रास्ते से जुड़े हुए हैं, और सिंगापुर वैसे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो वो सीधे नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन सिंगापुर चीन के व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वैसे भी पूरे एशिया के लिए सिंगापुर सबसे बड़ा एंटरपोर्ट है। अगला BCIM कॉरिडोर, बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार कॉरिडोर। ये कॉरिडोर इनिशियली 2013 में लॉन्च किया गया था, प्रपोज किया गया था। 2013 में इसे हमने मंजूरी भी दी थी, भारत ने मंजूरी भी दी थी। लेकिन जैसे जैसे भारत का विरोध बढ़ता गया, BCIM कॉरिडोर इन 6 कॉरिडोर्स की लिस्ट से बाहर चला गया, और आज BCIM कॉरिडोर को बेल्ट एंड रोड परियोजना का हिस्सा नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि BCIM कॉरिडोर में से की जगह आज चीन म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर ने ले ली है, और माना जा रहा है कि बांग्लादेश भी आगे आने वाले समय में शायद उस कॉरिडोर परियोजना को ज्वाइन कर लेगा।
फिलहाल BCIM को म्यांमार चाइना कॉरिडोर ने रिप्लेस कर दिया है। छठा कॉरिडोर जिसे हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं वो है चीन पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC। अगर हम पिक्टोग्राफिकली इसको देखें एक ग्राफ के तौर पे, एक डायग्राम के तौर पे, तो ये स्थिति बन के आती है। चाइना इंडो चाइना पेनिनसुलर कॉरिडोर दक्षिण पूर्व एशिया में, BCIM चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ऑफ कोर्स पाकिस्तान से जुड़ा हुआ, और ऊपर 3 जो पश्चिमी चीन और उत्तरी चीन से जुड़े हुए कॉरिडोर से। जहां तक मैरीटाइम सिल्क रोड का सवाल है, तो जैसा मैंने पहले कहा अक्टूबर 2013 में इंडोनेशिया में इसे लॉन्च किया गया, और बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इंडोनेशिया से चीन के संबंध अच्छे नहीं रहे। 1960 के दशक में, बल्कि कह लीजिए कि 70 के दशक में, जब सुकार्नो वहां के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनका तख्ता पलट करके सुहार्तो जब आए तो एंटी चाइना राइट्स हुए, जिसमें माना जाता है कि बहुत सारे कम्युनिस्टों को भी मारा सुहार्तो ने, लेकिन माना जाता है कि चीनियों को, क्योंकि चीन इंडोनेशिया में कम्युनिस्ट तख्ता पलट करना चाहता था, इसकी वजह से कम्युनिस्ट और चीनी जो वहाँ के डायस्पोरा था उनको हजारों की संख्या में मारा गया, और चीन के साथ इंडोनेशिया के संबंध काफी खराब रहे। 1998 में भी ऐसा, जब एक बार ऐसे र्यूमर्स उड़ी कि चीन इंडोनेशिया में कम्युनिस्ट रूल लगाना चाहता है या कम्युनिस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, तो 97-98 में भी चीनी डायस्पोरा के खिलाफ बहुत बड़े राइट्स हुए। तो इसलिए इंडोनेशिया चीन को बहुत शंका की निगाह से देखता है और उस पर भरोसा नहीं करता है। ये बातें हमें बहुत बार जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोकोवी, उनके स्टेटमेंट से भी समझ में आती है। सुबांग पोर्ट एक पोर्ट है इंडोनेशिया में। चीन बेल्ट एंड रोड परियोजना से साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में बिलियंस ऑफ अमेरिकन डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन इंडोनेशिया ने सुबांग जो पोर्ट है उसके डेवलपमेंट के लिए भारत को चुना। और पिछले साल दोनों देशों के बीच में जब प्रधानमंत्री मोदी जी और वहाँ के राष्ट्रपति जोकोवी के बीच मुलाकात हुई, तो इस पर एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ। तो सुबांग का स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट का जिम्मा भारत के पास है। ये अपने आप में बताता है कि इंडोनेशिया चीन पे कितना भरोसा करता है। मैरीटाइम सिल्क रोड में एलोकेशन फिलहाल 40 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स का है। आगे आने वाले समय में, वैसे पिछले कई वर्षों में ये अमाउंट ऐसे ही बढ़ चुका है, लेकिन आगे आने वाले समय में ऐसा लगता है कि मैरीटाइम सिल्क रोड में चाइनीज इन्वेस्टमेंट काफी और बढ़ेगा। इसके पीछे भी चीन ने एक अपना रेटोरिक पेश किया और कहा कि जेंग हे जो चीनी कमांडर थे, चीनी बेसिकली व्यापारी कमांडर थे, मिलिट्री कमांडर नहीं थे वो, लेकिन तमाम जहाजों को वो इधर से उधर ले जाया करते थे और उसमें जो जुड़े हुए नॉन स्टेट मिलिट्री ऑपरेशंस थे उसको करते थे। उनकी लेगेसी को रिवाइव करने के लिए मैरीटाइम सिल्क रोड को फिर से रिवाइव करने का प्लान चीन लेकर के आया था। और इसके पीछे एक बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि जो समुद्री जो व्यापार है या समुद्री जो संबंध है चीन के हिंद महासागर के देशों के साथ या दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ या दक्षिण एशिया में भी वो देश जो जैसे बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी जो है, उसके देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना। और दूसरा डिजास्टर, उन्होंने कहा कि जो प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं या मछुआरों के लेके जो समस्याएं होती रहती हैं एशिया पैसिफिक में या पूर्वी अफ्रीका में या मेडिटेरेनियन में, उससे निपटने के लिए भी मैरीटाइम सिल्क रोड मदद करेगा। ये एक पिक्चर है जिससे आप देख सकते हैं कि इसमें सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और मैरीटाइम सिल्क रोड दोनों ही दिखती है और इसमें तमाम कॉरिडोर्स भी दिख रहे हैं। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बहुत बड़ा योगदान है, ये बात मैंने पहले कही। लेकिन आज
ये एक ऐसी परियोजना बन गई है जिसमें शी जिनपिंग ने अपने उन्होंने इसे अपने साथ आइडेंटिफाई कर लिया है इस तरह, क्योंकि बेल्ट एंड रोड परियोजना को चीन के संविधान में जगह मिल गई है। बेल्ट एंड रोड परियोजना को शी जिनपिंग अपनी परियोजना मानकर उसे हर जगह अपनी प्रेस्टीज या अपनी जो साख है उससे जोड़कर देखने लगे, और उन्होंने हर उस देश ने जिसने बेल्ट एंड रोड परियोजना को स्वीकार नहीं किया या उसका विरोध किया या उसके साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाया, वहां शी जिनपिंग ने एग्रेसिव पॉलिसीज की। भारत और चीन के बीच में भी जो गलवान घाटी में स्टैंड ऑफ है, उसमें जानकारों का ये मानना है कि भारत का बेल्ट एंड रोड का समर्थन ना करना भी एक वजह है। चीन उससे काफी परेशान भी था, और शायद ऐसा लगता है कि बेल्ट एंड रोड की वजह से भी भारत के साथ उसकी ये दूरियां बढ़ी, और जो हुआ हम जानते हैं। पिछले 7 सालों में चीन में शी जिनपिंग ने अपनी शक्ति को मजबूत किया है। भ्रष्टाचार हटाने और चीन को एक प्योर कम्युनिस्ट देश बनाने के नाम पे उन्होंने अपने तमाम प्रतिद्वंदियों का, अपने विरोधियों को खत्म किया है, उनको जेलों में भी डाला है और उनको मारा भी है, दूसरे देशों में भी एग्जाइल में भी भेज दिया है। दूसरी चीज उन्होंने की कि राष्ट्रपति का जो टेन्योर होता था उसको उन्होंने अबॉलिश कर दिया, तो अब वो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक वहां के राष्ट्रपति रहेंगे। तीसरा उन्होंने कॉन्सेप्ट लाया जिसे हम चाइना ड्रीम कहते हैं। चाइना ड्रीम बेसिकली उसका मतलब ये है कि चीन उस स्वर्णिम काल में जाना चाहता है जिसमें चीन ही सब कुछ था, चीन दुनिया का केंद्र था। उनका एक मिडिल किंगडम फिलॉसफी है जिसे IR एक्सपर्ट्स मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, कि चीन समझता है कि दुनिया के केंद्र में है वो, और दुनिया के बाकी देश उससे वैसे ही जुड़े हैं जैसे सूरज के चारों ओर ग्रह घूमते हैं, कुछ उसी तरह ट्रिब्यूटरी सिस्टम की जो बात है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में जब आए तो उन्होंने कहा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और अमेरिका फर्स्ट। परिस्थितियों को देखते हुए भारत ने भी कहा कि मेक इन इंडिया पॉलिसी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे ट्रेड डेफिसिट सबसे ज्यादा है दूसरे देशों से। तो शी जिनपिंग को भी ये आइडिया बहुत पसंद आया, और वो भी उन्होंने भी लॉन्च की एक पॉलिसी जिसे हम चाइना फर्स्ट के नाम से जानते हैं। चाइना 2025, जो कि उन्होंने भारत से ही चुरा लिया था कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमने मेक इन इंडिया और मेक इन इंडिया के डिफरेंट वेरिएंट्स हम लेके आए थे पहले, चीन ने उसे कॉपी किया। और चाइना फर्स्ट या चीन सबसे पहले की नीति लेकर के वो आए। इन सब के अलावा जो आर्थिक या इन्वेस्टमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हैं, ये तो सिर्फ बातें हैं, और ये सिर्फ बातें इसलिए हैं क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो उन्होंने भी सिर्फ ये कहा था कि हम भारत के साथ व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, यूरोप और भारत का ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें अगर आपके कुछ पोर्ट्स मिल जाए तो हम आपके व्यापार में सहूलियत भी देंगे और आपको टैक्सेस भी हम पे करेंगे। 7 साल का चीन का नैरेटिव ओवर एंड अगेन सिर्फ यही रहा है कि हम व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं, हम कनेक्टिविटी करना चाहते हैं, हम आपके पोर्ट्स डेवलप करेंगे, हम आपके यहाँ रेल बनाएंगे, रोड बनाएंगे, हाईवेज बनाएंगे। सिक्योरिटी की उन्होंने बात कहीं नहीं की, लेकिन तमाम देशों को ये बात समझ में आई कि ये नेटवर्क, चाहे वो पोर्ट कनेक्टिविटी के हों या रेलवेज या हाईवेज के हों, ये सब कुछ सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले भारत ने इस बात को उठाया, लेकिन जापान, ईस्ट एशिया के तमाम देश और अमेरिका भी इस बात को समझते हैं। तो चीन सिर्फ आर्थिक व्यवस्था के केंद्र में खुद को नहीं रखना चाहता, बल्कि वो सुरक्षा तंत्र में भी अपने आप को केंद्र में रख कर सबसे मजबूत होना चाहता है, और बाकी देशों को वो इस हिसाब से चलाना चाहता है। चाइना के इंटरेस्ट सबसे पहले रखना चाहता है, और अपने स्ट्रेटेजिक मोटिव से वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लॉन्च कर रहा है। भारत को इससे सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि भारत के संप्रभुता से जुड़े हुए मुद्दे
इसमें आते हैं और उन पे हम आगे बात करेंगे। ये एक और मैप है जिससे हम देख सकते हैं कि बेल्ट एंड रोड और मैरीटाइम सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और मैरीटाइम सिल्क रोड कैसे अलग है और कैसे ये जर्मनी और बेल्जियम तक जाता है और नीचे कुआलालंपुर इंडोनेशिया तक आता है। भारत के लिए जो संप्रभुता से जुड़े हुए खतरे हैं उसमें सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसे एक फ्लैगशिप कॉरिडोर भी कहते हैं। सीपीईसी काशगर जो सिंचियांग में है, काशगर से शुरू होता है और ग्वादर पोर्ट पे आके खत्म होता है। दोनों ही बहुत ही ज्यादा रेस्टिव रीजन्स हैं, बहुत उठापटक से भरे हुए हैं, बहुत ही शांति नहीं है वहाँ पे। और खास तौर पे शिनचियांग में चीन की सरकार ने बहुत सारे जो उनकी पॉलिसीज हैं, री एजुकेशन कैंप्स है और इनकार्सरेशन के उनके जो अटेम्प्ट्स हैं, उसकी वजह से वहाँ अशांति का माहौल है। ग्वादर में भी वही हालत है, लोग पाकिस्तान की सरकार से नाराज हैं। खैबर पख्तूनख्वा से होकर के ये रास्ता गुजरता है सीपीईसी का, जहाँ पे और तमाम, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की बात ना करें हम, तमाम जो बलोच एरियाज हैं पाकिस्तान के अंदर, और पंजाबी और कराची और लाहौर का जो एक कॉरिडोर है उसे छोड़ दीजिए, तो उसके अलावा देश का हर हिस्सा जो है वो इस बात से परेशान है। और इस वजह से सीपीईसी का पाकिस्तान के अंदर भी विरोध बहुत ज्यादा है। पहले चीनी इन्वेस्टमेंट जो सीपीईसी में था वो करीब 40 बिलियन था, आज वो 62 बिलियन बढ़ के हो गया। जहां तक भारत का सवाल है तो भारत के 3 सबसे बड़े कंसर्न हैं और सीपीईसी को लेकर के। पहला जो हमारी संप्रभुता से जुड़ा हुआ मामला है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर होके गुजरता है और इसलिए हम उसका विरोध करते हैं और करते रहेंगे जब तक चीन इस परियोजना को बंद नहीं करता। दूसरी चीज ये है कि ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया से होके गुजरता है और इस वजह से भारत सीपीईसी को लेकर के बहुत सहज नहीं है, उसका विरोध करता है। तीसरा ये है कि सीपीईसी कॉरिडोर अगर मटेरियलाइज कभी होता है, अगर ये वाकई में कभी रियलिटी बनता है, तो इससे भारत की जो सरदर्दी है चाइना पाकिस्तान का जो डुअल फ्रंट है उसको लेकर के, वो हमेशा के लिए बन जाएगी। तो इसलिए भी भारत का विरोध इस प्रोजेक्ट को लेकर के बहुत ज्यादा है। सीपीईसी का एक ये मैप है, अगर आप इसे देखेंगे तो आपको शायद स्थिति ज्यादा क्लियर होगी कि भारत की सीमा पूरी की पूरी जो भारत पाकिस्तान सीमा है और चीन ऊपर अक्साई चीन से होते हुए ये पूरे एरिया को अगर चाइना और पाकिस्तान कॉरिडोर के नाम पे एक पूरा हाईवेज और रेलवे नेटवर्क्स और इकोनॉमिक हब्स, फाइनेंशियल ट्रेड हब्स अगर बनती हैं, एनर्जी प्रोजेक्ट, कोल माइनिंग, पावर प्लांट्स, ये सब कुछ अगर इसी भारत पाकिस्तान की सीमा के अलोंग बनता जाएगा, तो आगे चल के कभी भी ऐसी स्थिति आती है कि जब भारत पाकिस्तान में युद्ध हो या भारत चीन में भी हो, तो हमेशा पाकिस्तान एक सेकंड फ्रंट बनने को तैयार रहेगा और ये भारत के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। गलवान के समय भी हमने देखा कि जब भारत और चीन के बीच में स्टैंड ऑफ इंटेंस हो रहा था तो पाकिस्तान की सेना ने भी गोलीबारी शुरू कर दी। ये अलग बात है कि 2 ही घंटों के अंदर उनको चुप करा दिया भारतीय सेना ने, क्योंकि वेस्टर्न फ्रंट पे इंडिया बहुत ही डिसाइसिवली पावरफुल पोजीशन में है। लेकिन ये जो सेकंड फ्रंट की पॉसिबिलिटी जो हमारे मिलिट्री के एक्सपर्ट्स कहते हैं, वो सीपीईसी के बनने के बाद बहुत प्रोमिनेंट हो जाएगी। अब अगर हम बेल्ट एंड रोड परियोजना को देखें भारत के कॉन्टेक्स्ट में, तो बहुत सारे मिथ हैं जो क्रिएट किए गए हैं और उन मिथ्स को समझना और उनको डीबंक करना बहुत जरूरी है, उन मिथ्स को बस्ट करना बहुत जरूरी है। पहला एक मिथक ये है कि बेल्ट और रोड परियोजना जब 2013 में आई, 2016 में सीपीईसी का पहला मेजर लॉन्च हुआ और 2017 में जब काशगर से ग्वादर में पहली बार इनकी सप्लाईज आके ग्वादर पोर्ट पे पहुंची, तो हम मान सकते हैं कि 2017 पहला मौका था जब सीपीईसी वाकई में हकीकत बन गया, एटलीस्ट ग्वादर और काशगर के बीच में। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि
ये 2016-2017 की बात नहीं है। चीन के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट बेल्ट रोड परियोजना के शुरू होने से बहुत साल पहले से चल रहा है। भाषा जो डैम है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो बना हुआ है, उसमें चीन का इन्वेस्टमेंट है, पिछले 10 साल से ज्यादा से चल रहा है। बहुत सारी परियोजनाएं हैं पाकिस्तान में, जो चाहे वो रोड बनाने की हो, चाहे वो डैम्स, छोटे छोटे डैम्स बनाने की हो, इन सभी परियोजनाओं में चीन का इन्वेस्टमेंट रहा है। और हमें ये एक्नॉलेज करना चाहिए कि चीन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बहुत दिनों से ये आंख लगाए बैठा हुआ है कि अगर पीओके में उसकी प्रेजेंस बढ़ेगी तो स्ट्रेटेजिकली वो भारत के अगेंस्ट एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली डिसाइसिव पोजीशन में होगा, और ये भारत के लिए अच्छा नहीं रहेगा। जहां तक भारत के स्टैंड का सवाल है, तो भारत की पोजीशन जो है वो हमेशा एक जैसी रही है, उसमें कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है। और भारत के प्रोटेस्ट के पीछे हम 3S समझ सकते हैं, अगर इसको छोटे में हमें समझना हो तो सॉवरेंटी, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी, जो 3S हैं, उनकी वजह से हमारे देश का, भारत का बेल्ट और रोड को लेकर के विरोध है। इसके बावजूद जब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात आई या BCIM आउटसाइड ऑफ द BRI डोमेन की बात आई, तो भी हमने उसको समर्थन दिया था। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक को, इन्वेस्टमेंट बैंक में भारत की भी 7% की हिस्सेदारी है, और भारत, रूस और चीन, ये तीन उसमें सबसे प्रमुख देश हैं इन्वेस्ट करने वालों में और उसे बनाने वालों में। BCIM को भी भारत ने पिछले 20 सालों में समर्थन भी दिया है, लेकिन बेल्ट एंड रोड परियोजना का हिस्सा भारत उसे नहीं मानने देना चाहता है। जहां तक इंडिया के ऑफिशियल रिस्पांस की बात है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जहां तक मानना है, तो इसके 2 पिलर्स हैं। पहला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ही स्पष्ट तौर पे ये मानना है कि कनेक्टिविटी के जो इनिशिएटिव्स हैं, जो एक से अधिक देश से होकर गुजर रहे हैं, वो यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल नॉर्म्स पे आधारित होना चाहिए, जो ऐसे नॉर्म्स पे आधारित हो जिन्हें पूरी दुनिया मानती है, जिनको अप्रिशिएट करती है। सुशासन की व्यवस्था पे आधारित हो, कानून, रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलें, कानूनी तौर पे सही हो और रूल ऑफ लॉ को माने, मुक्त हो, इसका मतलब ये कि उनमें कोई छुपी हुई बातें ना हो, उनमें सीक्रेट प्रोविजंस ना हो, ट्रांसपेरेंट हो, उनमें कुछ भी अंडर द टेबल डील ना हो, और बराबरी के स्तर पे आधारित हो। ऐसा ना हो कि चीन जो है वो बड़ा रोल प्ले करे, या चीन जो है वो टर्म्स डिक्टेट करे और छोटे देश बैठ के सुने। और इन सब के साथ वो इस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए कि 2 देशों के बीच में अगर ये परियोजना चल भी रही है, तो उससे किसी तीसरे देश की सॉवरेंटी, संप्रभुता या अखंडता को कोई चोट ना पहुंचे। भारत का दूसरा जो जवाब है, दूसरा पिलर है जो BRI को लेकर के, वो ये है कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो जम्मू और कश्मीर से होके गुजरता है, भारत के अखंड भारत का जो जम्मू और कश्मीर हिस्सा था उससे होकर गुजरता है, और ये इस वजह से CPEC एक गैर कानूनी प्रोजेक्ट है। ये एक जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है, अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है, उनको ये वायलेट करता है, भारत की संप्रभुता और अखंडता को ये चोट पहुंचाता है। और इसलिए जब भी CPEC से जुड़े हुए मुद्दों की बात आती है, तो भारत इन्हीं 2 पिलर्स पे अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करता है। इसके अलावा भारत ने कनेक्टिविटी को लेकर के कई सारे इनिशिएटिव्स चलाए हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोजेक्ट मौसम। ये भारत का खुद का प्रोजेक्ट है, जिसमें मेडिटेरेनियन तक, बेसिकली ईस्ट ऑफ अफ्रीका, मेडिटेरेनियन के देश, हिंद महासागर के देश, इन सभी को जोड़ने की बात कही गई है। सागर माला एक इनिशिएटिव है जिसमें दूसरे देश तो शामिल नहीं है, लेकिन भारत के तमाम पोर्ट्स और जो भारत की कोस्टल सीमा है उसको मजबूत करने की बात कही गई है। पिछले 5 सालों में इसमें काफी निवेश भी हुआ है, काफी इसमें काम भी हुआ है, और इसकी वजह यह है कि जब तक भारत के पोर्ट्स और सक्षम नहीं होंगे,
सामरिक तौर पे, रक्षा के मामलों में और आर्थिक तौर पे, तब तक हम चीन की बेल्ट और रोड परियोजना को जम के टक्कर नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा भारत ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं जिसमें और दूसरे देशों का साथ लिया है, जैसे कि ब्लू डॉट नेटवर्क और तमाम चीजें, मैं उस पर आता हूँ। फिलहाल भारत का रिस्पांस यही रहा है कि इसने हर पब्लिक फ्रंट पे, फॉर्मल चैनल पे बेल्ट एंड रोड परियोजना का विरोध किया है। किसी भी स्तर पे भारत ने कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं किया है। खुद चीन के बेल्ट एंड रोड परियोजना के जवाब में खुद के भी कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स लाए हैं, जिससे कोई ये ना कहे कि भारत तो सिर्फ दूसरों की आलोचना करता है और खुद कोई नया जो है इनिशिएटिव लेके नहीं आता, वो भी, उसे भी दूर किया है भारत ने। जापान के साथ मिलकर के एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर पे काम करना शुरू किया है इन दोनों देशों ने, भारत और जापान ने, जिसमें अफ्रीका के कई देशों में इन्वेस्टमेंट्स भी हुए हैं और 50 से अधिक देश आज इसके हिस्सा बन चुके हैं। और एक ब्रॉड कोलिशन, गठबंधन क्रिएट करने की बात चल रही है जिससे कि हम चीन का मुकाबला कर सकें। ये कोलिशन स्ट्रेटेजिक लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे तो मूर्त रूप ले रहा है, लेकिन आर्थिक तौर पे अभी तक बहुत कायदे से ये एस्टैब्लिश नहीं हो पाया है। जहां तक दूसरे देशों का सवाल है तो उसमें हम देख सकते हैं कि जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया काफी तेजी से इस पर उन्होंने प्रतिक्रियाएं भी दी हैं और इस पर काम करना भी शुरू किया है। इसके अलावा बहुत सारे देश हैं जो इंडो पैसिफिक कंस्ट्रक्ट में भारत को समर्थन देते हैं और अमेरिका को समर्थन देते हैं। इसमें दक्षिण पूर्व के बहुत से देश हैं। यूरोप के देश जो अभी तक दम साध करके बैठे थे क्योंकि चीन उनकी जेबें गर्म कर रहा था, वो अचानक से इस चुनौती को उन्होंने समझना शुरू कर दिया और उन्होंने इस पर रिस्पांस भी बहुत तगड़ा दिया है। वो इस वजह से नहीं कि भारत या इंटरनेशनल लॉज, भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी या इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन हो रहा था। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ताइवान, साउथ ईस्ट एशिया के तमाम देश इससे परेशान है, चीन से परेशान है और बेल्ट एंड रोड परियोजना जो है वो इंटरनेशनल नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रही है। उनका कंसर्न तब शुरू हुआ जब यूरोपियन यूनियन के अंदर चीन ने दखल डालना शुरू किया और 16+1 नाम की एक इनिशिएटिव लेकर के आया जिसमें यूरोपियन यूनियन के जो 16 कमजोर देश हैं उनके साथ चीन अपना एक इनिशिएटिव लेकर के आया और उसने कहा कि हम आप जब एशिया आते हैं तो आप आसियान के देशों के साथ एक साथ तो बात नहीं करते हैं, आप सारे 10 देशों के साथ बात नहीं करते। यू पिक एंड चूज एंड वी विल आल्सो पिक एंड चूज। एंड देयरफॉर चाइना ने वहां पर क्या किया कि उसने कहा कि हम यूरोपियन यूनियन के तमाम देशों के साथ एक साथ बात नहीं करेंगे, 27 के साथ हम उनके साथ बात करेंगे जो हमसे बात करना चाहते हैं या हमारा जहां पे बायलैटरल गेन्स है। यूरोपियन यूनियन को ये बात समझ में आई, ईयू को, कि अगर ये टेंडेंसीज चलेंगी तो 300 साल पहले से, कहिए 500 साल पहले से जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जिसका जनक यूरोप था, आज मियाँ की जूती मियाँ के सर चाइना ने मारना शुरू किया। तो यूरोप जागा और उसको समझ में आया कि हाँ, लगता है दुनिया के बाकी देश भी परेशान हैं तो चलो उनकी मदद करते हैं। तो आनन फानन में यूरोप एक कनेक्टिविटी प्लान लेकर के आया, यूज प्लान ऑन कनेक्टिविटी। उन्होंने अपनी आर्थिक और सामरिक जो पॉलिसीज हैं उनको चेंज किया। भारत के साथ डायलॉग उन्होंने अचानक से बढ़ा दिया है और कहा है कि भारत के साथ हम एफटीए करना चाहते हैं। जो रीजनल सप्लाई चेन है या जो आर्थिक एक तरह से निर्भरता हो गई थी चीन के ऊपर, उसको तोड़ने की कोशिश चल रही है, जिसको हम कहते हैं सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। इसका मेजर कंपोनेंट ये है कि रीजनल सप्लाई चेन मैकेनिज्म्स में जो चीन का वर्चस्व था उसको तोड़ के एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म क्रिएट किया जाए। यूरोप अभी इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले समय में और बहुत जल्दी ही यूरोप भी इसका हिस्सा बनेगा। क्वाड, जिसे हम क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग कहते हैं, ये भारत और इसके सहयोगी देशों का, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आते हैं, इनका बहुत बड़ा इनिशिएटिव है
चाइना ने पहले इसे कहा था जब 2017 में पहली बार मीटिंग हुई, जिसमें चारों देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, बेसिकली राष्ट्राध्यक्ष जो है वो मिले, तो चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के ऊपर तैरता हुआ झाग है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी अलायंस, और इस तरह के झाग बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। 2018 में न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मीटिंग्स के साइडलाइंस में चारों देशों के विदेश मंत्री मिले, और टोक्यो में अभी हाल ही में अक्टूबर में दूसरी मीटिंग हुई फॉरेन मिनिस्टर्स की, और इसके बाद चीन इससे बौखला गया है। उसने क्वाड्रिलैटरल को एशियन नेटो की संज्ञा दी है और कहा है कि ये एक एंटी चाइना कोalition है जो चीन को कंटेन करना चाहता है। और इसके काउंटर में दूसरा जवाब ये है कि क्वाड्रिलैटरल तो सिर्फ एक डिफेंस डायलॉग मैकेनिज्म है, और हम चाहते हैं कि एक फ्री और ओपन डिस्कशन हो इंडो पैसिफिक की जो व्यवस्था बन रही है, उभर रही है, उसको लेकर के। क्वाड कोई नया इनिशिएटिव नहीं है, बेल्ट और रोड परियोजना के रिस्पांस में ये नहीं आया, और ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है ये रिस्पांस। और इसीलिए मैंने इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत चीन के उदय से की, चीन के अभ्युदय से की, क्योंकि भारत या अमेरिका या जापान जो स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक, मिलिट्री लेवल पर रिस्पॉन्सेस दे रहे हैं, वो सिर्फ बेल्ट और रोड को देख करके नहीं दे रहे। वो समझते हैं कि बेल्ट एंड रोड परियोजना सिर्फ इसका एक कंपोनेंट, आज BRI है, कल कोई और परियोजना आएगी। जो असली रिस्पॉन्स है वो चीन की जो पॉलिसीज हैं उसके अगेंस्ट है। चीन का जो अनएथिकल राइज एज अ रिविजनिस्ट सुपर पावर है, उसके खिलाफ रिस्पॉन्स है। क्वाड्रिलैटरल उसका पहला रिस्पॉन्स था 2008 में। ऑस्ट्रेलिया उस वक्त बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर पॉजिटिव नहीं था, और इस वजह से क्वाड्रिलैटरल बहुत अच्छी तरह शेप नहीं कर पाया। 17-18 में फिर ये रिवाइव हुआ जब डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ, उसके बाद और गलवान के बाद वी हैव रीच्ड अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। क्वाड्रिलैटरल अलायंस, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग अब खत्म नहीं हो सकता है, अब इसे सिर्फ आगे बढ़ना है, और ये तब तक आगे बढ़ता रहेगा जब तक चीन, मुझे लगता है जब तक चीन अपने रास्ते पे वापस नहीं आ जाता। चीन हैज टू बिहेव नॉर्मली एंड रिस्पॉन्सिबली। क्वाड्रिलैटरल के पीछे चाइना थ्रेट एक प्राइमरी मोटिव है, लेकिन इसके अलावा ये भी है कि चीन जो अंतरराष्ट्रीय कानून के अंक्लोज, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी 1982 या इंटरनेशनल लॉज के जो तमाम प्रोविजंस हैं, उनको वायलेट कर रहा है, और उसको डील करने के लिए, साउथ चाइना सी हो या इंडियन ओशन हो, इन सभी एरियाज में उसको डील करने के लिए हमें इसकी जरूरत है। जहां तक चाइना थ्रेट और क्वाड की बात है, तो अगर हम देखें नॉर्थ ईस्ट एशिया, जापान, कोरिया उसमें आते हैं, रशिया भी आता है वैसे, लेकिन जापान और कोरिया प्राइमरली, वहां पे क्वाड को लेकर के अलग रिस्पॉन्स है। साउथ ईस्ट एशिया में क्वाड, पोटेंशियल क्वाड कंट्रीज हैं, शायद वियतनाम और इंडोनेशिया, लेकिन अभी फिलहाल वो उसका हिस्सा नहीं है। आगे आने वाले समय में शायद अगर परिस्थितियां ऐसी रहेंगी तो परिवर्तन होगा। भारत साउथ एशिया में है, और मुझे ऐसा लगता है कि क्वाड जैसे इनिशिएटिव में स्ट्रेटेजिकली, नॉट मिलिटरली, मालदीव्स जैसे देश भी आगे आने वाले समय में हिस्सा बनेंगे। इंडो पैसिफिक, जो वाइडर इंडो पैसिफिक रीजन है, उसमें बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। इन तमाम रीजन्स जो हैं, नॉर्थ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, इनके देश अभी फिलहाल एक चीज ये देख रहे हैं कि इंडो पैसिफिक को हम समर्थन देंगे। इंडो पैसिफिक क्योंकि बड़े रीजन की बात करता है, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ करके जो रीजन बना, उसको, उनके मैरीटाइम बाउंड्रीज को जोड़ करके जो रीजन बना, उसको इंडो पैसिफिक कहते हैं। इंडो पैसिफिक की अगर हम आम बोलचाल की भाषा में बात कहें, तो मोदी जी ने जो बात कही थी वो बहुत ही, मुझे लगता है कि कन्विंसिंग है, कि गुजरात से लेकर के और ईस्टर्न साइड ऑफ अमेरिका तक, भारत से लेकर के, भारत के गुजरात से और अमेरिका का जो समुद्र का छोर है, वहां तक के एरिया को हम इंडो पैसिफिक कह सकते हैं। और इंडिया और यूएस इस बाउंड्रीज को डिफाइन करते हैं, इस रीजनल कॉन्स्ट्रक्ट को डिफाइन करते हैं, और इस इमर्जिंग जो आर्किटेक्चर है उसको शेप करते हैं। तो जहां तक मेन टेनेट्स ऑफ इंडो पैसिफिक की बात है, उसमें
फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, मतलब किसी भी देश, अंतरराष्ट्रीय जो कानून है, इंटरनेशनल लॉज है, वो कहते हैं कि किसी भी देश की कोई भी शिप, चाहे वो मिलिट्री हो चाहे वो कॉमर्शियल हो, उसको फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है। समुद्र जो है वो कॉमन गुड्स है, ग्लोबल गुड्स है, और इसलिए कोई भी देश या कोई भी शिप कहीं भी जाना चाहती है, आप उसको रोकिए मत। चीन ने इसको रोकना शुरू किया, इसलिए फ्रीडम ऑफ नेविगेशन 5 जो इंडो पैसिफिक के पिलर्स हैं उसमें पहला है। दूसरा है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन होना चाहिए, विधि का शासन होना चाहिए, और कानून की नजर में सब एक जैसे होने चाहिए। चीन अपने लिए अलग कानून बनाए और दुनिया के लिए अलग कानून बनाए, ऐसा नहीं हो सकता। जो कानून तमाम दुनिया के देशों ने आधुनिक विश्व व्यवस्था में माने हैं, जिनका सम्मान किया जाता है, चीन को भी उसका सम्मान करना पड़ेगा। और अगर वो ये नहीं करता तो अमेरिका ने ये बात बहुत पिछले 3-4 सालों में बहुत मुखर होकर ये बात कही कि अगर चीन इन बातों को मानेगा नहीं तो हम एक, उन्होंने टर्मिनोलॉजी है FONOP ऑपरेशन, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन। उन्होंने कहा कि दक्षिण चीन सागर में अगर आप अपनी मनमानी चलाएंगे तो हम अपने शिप्स को दक्षिण चीन सागर से बार बार गुजारेंगे और ये आपको बताएंगे कि ये ग्लोबल कॉमन है, ये आपकी बपौती नहीं। रूल ऑफ लॉ, नो कोअर्शन, सीधा सा मानना है कि जो छोटे देशों को, खासतौर पर दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, मलाक्का स्ट्रेट्स में, साउथ चाइना सी में, या दक्षिण एशिया के देश हैं, भारत भी है उसमें, इनके साथ जो आप कोअर्शन करते हैं, जिनको इनको आप सामरिक तौर पे और रक्षा के तौर पे मिलिटरली जो आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा। और इंडो पैसिफिक रीजन और उसके जो प्रमुख देश हैं वो इस कोअर्शन को से लड़ने के लिए इकट्ठा होंगे। रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेंटी, BRI इन्वेस्टमेंट्स में जिबूती एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में एक छोटा सा देश है। जिबूती में चीन ने पहले एक पोर्ट में इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट की डील्स इतनी ज्यादा, इतनी बड़ी रखी कि जिबूती ने कहा कि भाई पैसे नहीं है, आप कुछ कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो हमारी सेना को, पीपल्स लिबरेशन आर्मी को वहां पे मिलिट्री बेस बनाने दीजिए। और वो जो पट्टा साइन किया है वो 99 साल का है। तो जिबूती की कहानी हो या श्रीलंका या मालदीव, सारे देशों की कहानियां पढ़ते वक्त कम से कम मुझे तो प्रेमचंद की कहानियां याद आती हैं कि कैसे आपने जो है वो गरीब मजदूर जो है, वो गरीब किसान ने आपसे लोन लिया और लोन पूरा करने से पहले ही ब्याज का वो धुरा चलने लगा। तो इंडो पैसिफिक कॉन्स्ट्रक्ट में देशों का कहना है कि ये जो छोटे देश हैं, जो चीन से उधार लेकर के उसके बोझ से दब रहे हैं, उनको भी हमें बचाना है। और मिलिटरली जो डिफेंस के मामले में जो देश परेशान हो रहे हैं, भारत भी उसमें, उनको भी सहयोग करना है। हम सबको मिल करके इस समस्या को हैंडल करना है। और 5वां मेन पिलर है फ्री एंड ओपन मार्केट। फ्री एंड ओपन मार्केट का मतलब साफ है कि जो दुनिया की मार्केट, एक देश दूसरे देश के लिए मार्केट है, तो इसलिए जो ग्लोबल मार्केट है वो फ्री होनी चाहिए, ओपन कंपटीशन रखिए, जिसका माल अच्छा है वो बिके और नहीं अच्छा है तो ना बिके। आप दूसरे देशों में तो अपना घटिया प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं और अपनी मार्केट को आपने क्लोज कर रखा है। मामल्लपुरम में, जानकार जानते हैं कि मामल्लपुरम में हमारे प्रधानमंत्री ने, वैसे तो ये पीपीटी प्रेजेंटेशन सिर्फ एकेडमिशियंस का डोमिनेटेड एरिया है, लेकिन मामल्लपुरम में प्रधानमंत्री जी ने एक पीपीटी प्रेजेंटेशन किया शी जिनपिंग के सामने, और ऐसे ही पॉइंट वाइज उन्होंने बताया कि क्यों भारत आपके डिस्टॉर्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस से परेशान है, क्यों हमारा नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड है, और क्यों इन सारी पॉलिसीज की वजह से हम आपसे खुश नहीं। हम लाख चाहें आपके साथ हमारा पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और भाई भाई हो नहीं रहा है। तो इसलिए ये 5 पिलर्स हैं इंडो पैसिफिक के जो इंडिया हैज कम अप विद। इंडो पैसिफिक बेसिकली जो आर्थिक, चीन का जो आर्थिक डोमिनेशन है उसको भी हैंडल करने की बात करता है और स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स को भी हैंडल करने की बात करता है। इंडो पैसिफिक का मानना है कि जो स्टेटस क्वो है, जो आज की क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है, ऐसी ही बनी रहे, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इसको समर्थन देने के लिए, इसको मजबूत बनाने के लिए तमाम देशों का समर्थन मांगा जा रहा है इंडो पैसिफिक को सपोर्ट करने के लिए, जिस
जिसमें यूरोप, फ्रांस और जर्मनी खासतौर पर पिछले 6 महीनों में ये दोनों देश अपनी अपनी इंडो पैसिफिक नीतियां लेके सामने आए हैं। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। तो अगर इंडो पैसिफिक और क्वाड्रिलैटरल और बेल्ट एंड रोड तीनों को हम देखें तो एक बात बहुत साफ है कि आगे आने वाले दिनों में क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी अलायंस फिर से ट्रांसफॉर्म होगा, या कहिए कि उसकी एक्सेप्टेबिलिटी इतनी बढ़ रही है कि एक क्वाड प्लस सिस्टम बनने की संभावना है, जिसमें सिर्फ 4 देश नहीं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ही नहीं, और भी देश इसमें जुड़ेंगे, क्योंकि सब देशों को जो है वो धीरे धीरे करके चीन की एग्रेसिव पॉलिसी से खतरा है। इकोनॉमिक कंपोनेंट को बढ़ाने की बात हो रही है और इंडिया इसके लिए बहुत तैयार है। सवाल सिर्फ वो 50 से ज्यादा ऐप्स को बैन करना नहीं था, सवाल ये था कि चाइना के साथ इकोनॉमिक डीकपलिंग की शुरुआत हो, और वो इकोनॉमिक डीकपलिंग भारत ने उसका इनिशिएटिव लिया बहुत ही छोटे स्तर पे, और बाकी जापान और अमेरिका जैसे कंट्रीज जो है सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव लेकर के आ गए, और वो और बड़े लेवल पे आ रहा है। ब्लू डॉट नेटवर्क एक इनिशिएटिव है जो बेसिकली कनेक्टिविटी इनिशिएटिव है, इस पे भी हम भारत और तमाम देश काम कर रहे हैं। एक रीजनल एंकर एस्टैब्लिश करने की बात हो रही है जिसमें भारत बहुत बड़ा रोल प्लेयर है। ग्रेटर रोल फॉर इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, तीनों ही देश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अमेरिका चाहता है कि जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया इसमें बड़े से बड़ा योगदान दें, क्योंकि अमेरिका कितना भी कहिए दूर भी है और हर वक्त वो मौजूद नहीं रह सकता, इसलिए वो चाहता है कि नए देशों का नेतृत्व आए। फाइनली साउथ कोरिया, सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देशों को भी इंडो पैसिफिक मैकेनिज्म में लाने की कोशिश हो रही है। अगर ये मान जाएंगे तो शायद क्वाड्रिलैटरल भी होगा, लेकिन हर देश ये देख रहा है कि उसका अपना बेनिफिट किसमें है। तो सिर्फ न्याय का साथ हर कोई हर वक्त नहीं देता है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, लेकिन जब शक्तिशाली जब न्याय की बात करता है तो सबको वो बात सुनाई देती है, और अमेरिका, जापान, इंडिया के साथ आने से जो जय इनिशिएटिव है वो शक्तिशाली की आवाज है और शक्तिशाली की न्याय संगत, न्यायपरक आवाज है। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में ये बेल्ट एंड रोड परियोजना को एक बहुत बड़ा रिस्पांस होगा, और चाइना की जो एग्रेसिव मैनिपुलेटिव पॉलिसीज हैं उस पर भी कंट्रोल लगेगा। मैं अपनी बात को यहीं खत्म करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद राहुल जी। अभी हम प्रश्नोत्तरी का सेशन शुरू करेंगे। कुछ एक प्रश्न हमारे व्यूअर्स ने पूछे हैं। राहुल जी, प्रथम प्रश्न है कि आज की तारीख में जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसकी क्या परिस्थिति है? देखिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अगर हम मोटा मोटा हिसाब देखें तो वो पूरा का पूरा पाकिस्तान कवर करता है। वो इनके 2 सबसे बड़े सेंटर्स हैं, कराची और लाहौर। कराची और लाहौर के बीच में इन हमारे पड़ोसियों ने पिछले 70 सालों में ये एक कायदे का हाईवे तक नहीं बना पाए थे। तो एक मेजर इनिशिएटिव ये है कि कराची और लाहौर के बीच में एक मेजर मल्टी नोडल हाईवे प्रोजेक्ट बनेगा, वो भी इसका हिस्सा है। ग्वादर इनका एक बहुत बड़ा पोर्ट है, कराची भी एक पोर्ट है, ग्वादर बहुत बड़ा पोर्ट है, उसका डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुका है। जो काशगर से जो लाइन जाती है काशगर से होकर के और ग्वादर तक, ओवरऑल 40 बिलियन का प्रोजेक्ट था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, जो आज बढ़ के $62 बिलियन का प्रोजेक्ट हो चुका है। लेकिन ये 62 बिलियन सिर्फ चीन के दिए हुए हैं। इमरान खान साहब, आई एम सॉरी टू यूज द टर्म बट यही टर्म है, वो कटोरा लेकर पूरे अरब और गल्फ का चक्कर लगा चुके हैं, और उन्होंने कहा कि हमें इन्वेस्टमेंट्स चाहिए। वो सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए हमें CPEC को स्ट्रेंथन करने के लिए वो चाहिए, वो ये भी कह रहे हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपेसिटी डेवलपमेंट, रिसोर्सेज डेवलपमेंट, ओवरऑल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर अलोंग CPEC के लिए भी हमें मदद चाहिए। तो पाकिस्तान की सरकार CPEC को देखती है एक बड़े मेगा प्रोजेक्ट के तौर पे, जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को
फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म करेगा। तो टेक्निकल लेवल पे ये माना जा रहा है, पाकिस्तान के जो अर्थशास्त्री हैं वो ये मानते हैं। लेकिन जो रिस्पॉन्सेज हैं, जो उसके पिटफॉल्स हैं, एक सबसे बड़ा ये है कि खैबर पख्तूनख्वा से गुजरने वाला कोई भी पंजाबी इनिशिएटिव चल नहीं पाएगा। ये बात पाकिस्तान की सरकार भी जानती है और पाकिस्तान को समझने वाले भी जानते हैं। अगर खासतौर पे अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स ये कहते हैं कि वो पूरी जो बेल्ट है केपीके रीजन से होने वाली, उनका ये मानना है कि अगर हमें ही कुछ नहीं मिलेगा तो हम सीपीईसी जैसे प्रोजेक्ट को क्यों सपोर्ट करें। पाकिस्तान तो वैसे ही पिछले 70 सालों में एक जो ओवरऑल आइडिया था पाकिस्तान का कि कराची सेंटर बनेगा, टू नेशन थियरी के तहत भारत से जो लोग गए उन लोगों को डोमिनेशन होगा। कराची शुरू के वर्षों में रहा भी, लेकिन आज वापस सब कुछ पंजाबी मुसलमानों के हाथ में है, लाहौर के हाथ में है और पाकिस्तान पंजाबियों के हाथ में। तो कुल मिला के जो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर है पंजाबियों के हाथ में, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट है। मुझे लगता है कि और सीपीईसी के बहुत सारे प्रोजेक्ट एरियाज में बहुत सारे अटैक्स भी हुए, टेररिस्ट अटैक्स जिसे ये कहते हैं, वैसे वो टेररिस्ट अटैक्स नहीं है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुए हैं और अपोजिशन भी हो रहा है। तो मुझे लगता नहीं कि सीपीईसी इन टोटलिटी मटीरियलाइज कर पाएगा। आगे आने वाले समय में मुझे लगता है कि इसमें बहुत से चैलेंजेस होंगे। एक बड़ा चैलेंज है और जिसको मुझे लगता है आगे टाइम में पाकिस्तान बोल्डली प्रोटेस्ट करेगा, वो ये है कि चीन कहता है कि जितने कॉरिडोर्स बनेंगे सीपीईसी के अलोंग, उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा चीन की सेना करे, पीएलए करे या उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस करें। पाकिस्तान आर्मी, जो कि वहां का सबसे बड़ा कॉरपोरेट नेटवर्क है, वो इसमें अपना हिस्सा चाहेगा और इसके लिए दोनों ही देशों के बीच में टसल बढ़ेगी। और जब ये टसल बढ़ेगी कि उसका सिक्योरिटी ही तो एक चीज है जिसमें पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को कुछ पैसे मिल सकते थे, अगर वो भी नहीं मिलेंगे तो क्यों वहां के मिलिट्री जनरल्स इस तरह के प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरी चीज है पाकिस्तान का रेडिकलिज्म। चीन एथीस्ट लोगों का देश है जिनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, और पाकिस्तान एक बहुत ही कट्टरवादी कठमुल्ला डोमिनेटेड देश है, जहां पे दुनिया को दिखाने के लिए पब्लिक प्लेसेस में ये चीजें बहुत स्ट्रांगली सामने आती हैं। लाल मस्जिद एपिसोड से बहुत साफ है कि चीन जिस तरह की, चीन के जो वर्कर्स हैं जो सीपीईसी प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, या चीन के ऑफिशियल्स जो वहाँ डिप्लॉयड हैं, वो इन चीज़ों को नहीं समझते हैं। और ये न समझने की वजह से लाल मस्जिद जैसे एपिसोड्स बार बार होते रहेंगे। यही वजह है कि चीन ने पाकिस्तान में कोई एक नॉर्मल स्टैंडर्ड डिप्लोमेट को पोस्ट नहीं किया है एज एम्बेसडर। वो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का एक कार्यकर्ता वहां पे पोस्टेड है, जो इन सारे चीजों को भी देख सके, अंडर द टेबल सेटलमेंट्स भी कर सके। तो मुझे लगता है कि चीन तमाम कोशिशों के बावजूद भी इस सीपीईसी से जो निकलने वाले जो पिटफॉल्स हैं उनको नहीं सुलझा पाएगा। राहुल जी, एक और प्रश्न है कि जो भारत देख पा रहा है कि आने वाले समय में जो सीपैक जा रहा है, जो पाकिस्तान के जो भारत का इलाका है, जो हम वर्षों से मानते आए कि वो हम हमारे पास वापस आना चाहिए, क्या इस जो सीपैक के मामले में जो भारत का रुख है, ऐसा जो रशिया से जाता है, जो अफ्रीकी मुल्कों से जाता है, क्या उन्हें कोई आपत्ति नहीं जैसी भारत को आपत्ति है सीपैक के मामले में? देखिए, जो सीमा विवाद है भारत का पाकिस्तान के साथ, जो सीमा विवाद है, ऐसे विवादग्रस्त एरियाज दुनिया में कम है। भारत का पाकिस्तान को लेकर के जो विवाद है वो एग्जिस्टेंशियल, जिसे हम आईआर की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कहते हैं, एग्जिस्टेंशियल विवाद है। वो इसलिए कि हाइपोथेटिकली अगर भारत पाकिस्तान पीओके को ये कहना शुरू करे कि नहीं, सिर्फ विवादित एरिया है, तो वो भारत के अस्तित्व पे ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है।
ऐसे जो विवादग्रस्त एरियाज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट चीन ने कम किए, और जिन एरियाज में ऐसे इन्वेस्टमेंट किए हैं, जैसे कि म्यांमार में इस तरह के इन्वेस्टमेंट किए हैं, उनकी आवाज हम तक पहुंचती नहीं, क्योंकि परेशान होना एक बात है और परेशान होकर उन बातों को दुनिया के सामने रखने में भी ताकत लगती है, शक्ति लगती है और मॉरल पावर लगती है। भारत ने चीन के मुकाबले कमजोर होने के बावजूद, ये जानते हुए भी कि हमारी इतनी हजारों किलोमीटर की टेरिटरी जो है वो चीन ने अनाधिकृत तौर से हड़प रखी है, उसके बावजूद या उससे हमें शांतिपूर्वक रहना चाहिए, हमने दो इनफॉर्मल डायलॉग मैकेनिज्म्स के तहत हमने शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात कही, उन सब चीजों का भारत ने रिगार्ड नहीं किया। तो जो दुनिया के दूसरे देश हैं जहां पे इस तरह के डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वहां पे उन देशों ने इन बातों को कन्वे नहीं किया है। मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में जब इंडो पैसिफिक फोरम, हाइपोथेटिकली इंडो पैसिफिक फोरम समिट होती है, जिसमें दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष और रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, तो ये बातें और मुखर तौर पे सामने आएंगी। तो मुझे लगता है कि अभी इस बात को कहने का हौसला भी बहुत कम देशों में है, इस वजह से ये बहुत सी चीजें सामने नहीं आ रही। राहुल जी, हम देखें कि जो पोस्ट कोविड का सिनारियो है, जब से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला है, शुरुआती दौर में जैसे यूरोप के देशों में सबसे ज़्यादा फैला, वहाँ से चीन का विरोध आना शुरू हुआ। आपको क्या लगता है कि जो इसकी जो परियोजना है, जिसमें वो चाहता था कि जो कि उसने उस पर काम भी शुरू कर दिया है, जिसमें उसका रेलवे नेटवर्क इतना बड़ा है जो जर्मनी तक जाता है, आपको लगता है कि आने वाले वर्षों में यूरोप के देशों में से ऐसी आवाज उठनी शुरू होगी जो इसके पर प्रश्न चिन्ह लगा सकती है, जो उन्होंने सोचा था कि हम इतने कामयाब रहेंगे? क्या इस कामयाबी पर प्रश्न चिन्ह लगना भविष्य में आपके हिसाब से कहाँ जाता है? देखिए, यूरोप तो मैंने पहले ही कहा कि यूरोप तो उस दिन जाग गया अपने नींद से जिस दिन उसको समझ में आया कि उसकी खुद की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को चीन यूरोपियन यूनियन में अप्लाई कर रहा है। तो यूरोपियन यूनियन के जो सबसे बड़े देश हैं, फ्रांस और जर्मनी, वो ऑलरेडी इसको लेकर के सजग हो चुके हैं। यही दोनों देश हैं, अगर आप ऐतिहासिक तौर पर देखिए तो यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी का से यूरोपियन इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। यूरोपियन यूनियन के मूल में, उसकी जड़ में 1952 का यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी एग्रीमेंट है, जो फ्रांस और जर्मनी के बीच में हुआ। आज यही दोनों देश कह रहे हैं कि चीन पे हमारी आर्थिक निर्भरता को हमें कम करना पड़ेगा। आज यही दोनों देश कह रहे हैं कि इंडो पैसिफिक नीति जो भारत, अमेरिका और जापान मिलकर चला रहे हैं, हम इसका समर्थन करते हैं। यही देश कह रहे हैं, फ्रांस ने कहा है कि हम भारत के साथ हिंद महासागर में हर तीसरे देश में हम दोनों मिलकर काम करेंगे, चाहे वो सेशल्स हो, चाहे वो मालदीव्स हो, चाहे वो मॉरिशस हो। फ्रेंच जो टेरिटरीज हैं उनमें ये दो कंट्रीज, इंडिया और फ्रांस मिलकर के प्रोजेक्ट्स चलाएंगे। तो यूरोप में बहुत साफ है ये बात कि अब चीन पे हमें निर्भरता भी कम करनी है और चीन का जो खतरा मंडरा रहा है इस रीजन पे, उसको भी हमें केयरफुली टैकल करना है। समस्या जो है वो यूरोप के कमजोर देशों के साथ है, क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए और यूरोपियन यूनियन उन्हें पैसे नहीं दे। यूरोप में दो बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हैं, मैं समझ रहा हूँ कि मैं बहुत ज्यादा समय ले रहा हूँ। एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं पिग्स। पिग्स का वही मतलब है जो हम समझते हैं, लेकिन पिग्स का जो एक्रोनिम है उसमें आते हैं पोर्तुगाल, इटली, ग्रीस और स्पेन। ये माना जाए, यूरोपियन यूनियन मानता है, यूरोप के बड़े देश मानते हैं कि यही चारों देश हैं जो ईयू के ऊपर सुअर की तरह से लगे हुए हैं और इनसे हमें बाहर निकलना है, इनको हमें कम ध्यान देना है। तो इन पिग्स को चीन ने पकड़ रखा है इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेड के लिए। इटली के साथ पिछले 6 महीने में इतने सारे इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज हुई कि लगा कि शायद इटली जो है वो ईयू से बाहर आकर के इन प्रोजेक्ट्स को करेगा, क्योंकि ईयू जो इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है उसके तहत इटली ऐसे प्रोजेक्ट साइन ही नहीं कर सकता।
तो मुझे ये लगता है कि यूरोप आगे आने वाले समय में और कंसर्टेड पॉलिसी एक मत होगा यूरोपियन यूनियन में, और इस एकमत के चलते यूरोप का ज्यादा सक्रिय सहयोग और कोलैबोरेशन होगा इंडो पैसिफिक के देशों के साथ। धन्यवाद राहुल जी। राहुल जी, आज जो हमारा एपिसोड था वो इंडिया चाइना लेक्चर सीरीज का 7वां एपिसोड था। इसके पहले हमने जो भी एपिसोड किए हैं उसको फेसबुक और यूट्यूब और सोशल मीडिया के अन्य माध्यमों से कुछ 40,000 से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा है और उन्होंने देखा है। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन है। सो आज का आपका इतना इंफॉर्मेटिव सेशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब जो नेक्स्ट है जो सेशन, वो मैं दिलीप जी को कहूँगा कि आगे बढ़ाएं। दिलीप जी। बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप जी आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट करिए। सॉरी अपने पैनल में किसी को क्वेश्चन है? गौर साहब, आशुतोष जी, कुछ इनपुट? जी सर, एक छोटा सा क्वेश्चन था। हाँ, बोलिए। कि ये वन बेल्ट वाली जो नीति है उसमें दो ही प्रकार के, हम कहते हैं कि हर किसी को अपना स्वार्थ साधना है, और उस हिसाब से दो ही प्रकार के लोग हैं, जो एक चीन के एहसान के तले दबे हुए हैं वो शामिल होने की संभावना है, और दूसरा जिनको लाभ दिखता है। तो अगर बाइफरकेट करे तो पूरे एशिया रीजन में और यूरोप तक कितने ऐसे देश हैं जो चीन से दबे हुए और उसकी बात में आएंगे? देखिए, मैं एशिया को दो, अगर आप कहेंगे कि दो पार्ट्स में या दो डिविजन्स करिए, तो मैं डिविजन्स करूंगा। एक वो देश जो किसी तानाशाही के कंट्रोल में है, जहां पे एक पार्टी का शासन है, या कहिए कि लोकतांत्रिक देश नहीं है, और दूसरे वो जो लोकतांत्रिक देश। चीन ने जितने अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं, जो तानाशाही व्यवस्थाएं हैं, उन सब पे चीन का बहुत अच्छा दबदबा है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम में आप में कोई बहुत बड़ा अंतर तो है नहीं। अंडर टेबल सेटिंग्स है, भ्रष्टाचार के बहुत सारे वो हैं, केसेस भी हैं चीन की तमाम बैंकों में। जैसे कंबोडिया में होमसेन का उदाहरण लीजिए। कंबोडिया और चीन ने अभी 15 दिन पहले एक मुक्त व्यापार समझौता किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, जिसकी डील्स इतनी खराब हैं जितनी हमने कभी ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में हमारे राजाओं ने की होंगी। तो तानाशाही व्यवस्थाओं के साथ चीन के हमेशा से अच्छे संबंध। अब दूसरा ग्रुप है वो है लोकतांत्रिक देशों का। लोकतांत्रिक देशों में वो देश जो कमजोर हैं और आर्थिक तौर पे मजबूत नहीं है, जिनको अमेरिका संचालित जो अर्थव्यवस्था, जो इंटरनेशनल लिबरल ऑर्डर है, उसमें बहुत समर्थन नहीं मिला, चाहे IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो या WTO, उनसे बहुत समर्थन नहीं मिला। ये देश अंत में इनके जो देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो तो यही देखते हैं कि हमें अपनी देश की जनता को देखना है ना, हमें अपनी अर्थव्यवस्था चलानी है, हमें ये देखना है कि हमारे देश के युवाओं को रोजगार मिल रहा है कि नहीं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही कि नहीं। और इन परिस्थितियों को जब ये देखते हैं तो उन्हें लगता है कि लाओ चीन से ही उधार मांगते हैं। तो एक प्रधानमंत्री या एक राष्ट्रपति जब उधार ले लेता है और आगे देखता है कि भाई व्यवस्था तो पहले से भी ज्यादा खराब हो गई, अब तो चीन पोर्ट्स में मिलिट्री फैसिलिटीज की मांग कर रहा है, तो दूसरा आता है, वो कहता है कि नहीं, चीन को हटा दीजिए आप, अब किसी और से हम पैसे मांगेंगे। पैसे तो हमें मांगने ही है, क्योंकि हमें उसके बिना गुजारा नहीं। आप श्रीलंका का उदाहरण देखिए। महिंदा राजपक्षा से मैत्रपाला सिरिसेना होते हुए जो चीन को लेकर के श्रीलंका की पॉलिसीज थी, वो इतनी खराब हो गई कि एक समय ऐसे आया कि एक दूसरे से आंख में आंख मिलाकर बात न करने वाले सिरिसेना और महिंदा राजपक्षा की क्लोज डोर मीटिंग हुई, जिसमें सिरिसेना ने कहा कि राजपक्षा जी आप जाइए चीन और उन्हें समझाइए कि हमारा देश खतरे में है, हम दोनों ही डूब जाएंगे, और थोड़ी अपनी जो टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, टर्म्स ऑफ डील है, उनको थोड़ा सा आप सॉफ्टन कर दीजिए। तो छोटे देशों के साथ, नेपाल का दूसरा उदाहरण है। नेपाल अभी
2 महीने पहले क्या बातें कर रहा था चीन को लेकर के, और 1 हफ्ते पहले से या 2 दिन पहले से कहिए जो बातें करना शुरू कर रहा है, आगे आने वाले समय में और मुखरता से आएंगी। ये बहुत साफ तौर पे कहती है, हमें बताती हैं कि लोकतांत्रिक देशों में पैसे को लेकर के, इन्वेस्टमेंट को लेकर के, कनेक्टिविटी को लेकर के समस्याएं हैं। इस वजह से लोग चीन के पास जा रहे हैं। समस्याएं इसलिए भी हैं कि अमेरिकन इंटरनेशनल लिबरल सिस्टम ने इनको समर्थन नहीं दिया। तो ये समस्याएं बनी रहेंगी, लेकिन लोकतंत्र होने की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक हमेशा चलता रहेगा। और इसलिए हम हमेशा न्यूज में पढ़ते रहेंगे कि श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में, म्यांमार में इस तरह की समस्याएं हैं। जो हमें करना चाहिए भारत को, और मुझे लगता है भारत अभी इस स्थिति में पहुंच रहा है कि जापान और अमेरिका को भी ये बात समझा पाएगा कि हमें चीन की तरह तो नहीं, चीन की तरह आंख बंद करके और भ्रष्ट तरीके से तो नहीं, लेकिन देशों को, खासतौर पे छोटे और गरीब देशों को मदद करने के लिए एक इंडो पैसिफिक फंड जो कॉन्सेप्ट है, इंडो पैसिफिक फंड को और पैसे देने पड़ेंगे, एक कलेक्टिव मैकेनिज्म लाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से वर्ल्ड बैंक, जो कि बेसिकली एक जापानीज एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि एक जापानीज प्राइवेट एंटिटी है, उसका इसमें बहुत बड़ा रोल हो सकता है। तो आगे आने वाले समय में मुझे लगता है कि ऐसे मल्टीलैटरल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हमें लाना पड़ेगा, जिससे कि चीन की बेल्ट एंड रोड को हम ठीक से हैंडल कर सकें। सर मेरा क्वेश्चन है। हाँ गोयल। नमस्कार राहुल जी, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन आपका रहा। एक मेरा प्रश्न है कि आपने जो बताया था कि लेक्चर में वो चाइना की जो पॉलिसी है, विन विन पॉलिसी, तो मुझे याद आ रहा है हिंदी चीनी भाई भाई। तो क्या ये फिर से हमें उल्लू बना रहे हैं ऐसा ही? हेलो जी राहुल जी। कोशिश तो इनकी लगातार जारी रहती है। अभी वो फिलहाल हमारे पड़ोसी को उल्लू बना रहे हैं। भारत को उल्लू बनाने की कोशिश उन्होंने की, और वो कोशिश यही थी कि उन्होंने बेल्ट एंड रोड परियोजना में कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स वो लेके आए कि नहीं, हम भारत को केंद्र बनाना चाहते हैं, कलकत्ता को हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाना चाहते हैं। BCIM कॉरिडोर, जो बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार कॉरिडोर है, उसमें भारत बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। आपके नॉर्थ ईस्ट को तो हम शंघाई जैसा बना देंगे। ऐसे स्टेटमेंट्स आए हैं। लेकिन भारत की सरकार इन सब चीजों को लेकर के बहुत ही सजग रही है, और जहां पे हमारा, खैर कहिए कि हमारा अनुभव भी ऐसा रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमें इतनी बातें सिखा दी कि शायद बेल्ट एंड रोड को हम पहली नजर में पहचान गए। तो भारत को ठगने की कोशिश तो कई बार हुई है बेल्ट एंड रोड परियोजना में, लेकिन वो फिलहाल सफल नहीं हुई है, और मुझे नहीं लगता कि आगे भी वो सफल हो पाएगी। मैंने 2015-16 में जब ये प्रोजेक्ट कर रहा था वॉशिंगटन में, तो मैंने एक बात कही थी कि अगर चीन में समझदार डिप्लोमैट्स होते, उनकी कूटनीति थोड़ी सी भी दिमाग से चलती, तो वो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को पहले नहीं लाते। अगर वो ऐसा नहीं करते तो शायद भारत इतनी मुखरता से इस इनिशिएटिव के अगेंस्ट नहीं आता। उन्होंने सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती यही की कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से उन्होंने बेल्ट एंड रोड परियोजना को शुरू किया, और उसी मौके भारत को ये समझ में आ गया कि बेल्ट एंड रोड भारत की संप्रभुता और अखंडता पे सबसे बड़ा सवालिया निशान पैदा करती है, और इसलिए हम इसका हिस्सा नहीं होंगे। राहुल जी, इसी प्रश्न के जवाब के साथ हम जो फेसबुक पर लाइव हमारे जितने भी मित्रगण हैं उनसे हम विदा लेते हैं। अगले हफ्ते, अगले रविवार को हम किसी और अगले वक्ता के साथ किसी अन्य विषय पर इसी चर्चा में आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए।